इस कहानी की शुरुआत होती है किरित्सुगु से, जिसको बताया जाता है कि तुम्हारी एक बेटी हुई है। लेकिन जब वो अपनी वाइफ आयरी से मिलने के लिए आता है तो वो अपनी वाइफ को ये बताने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी मौत का कारण बनूंगा। ये सुनने के बाद यहाँ पे आयरी बोलती है कि मुझे ये बात पता है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं चाहूंगी कि मैं तुम्हारे लिए मर भी जाऊं, क्योंकि तुमने मेरे को एक अच्छी लाइफ दी है। पहले मैं एक पपेट थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने एक अच्छी जिंदगी जी है। और जब से मैंने जाना है कि कैसे तुम इस दुनिया को बदलना चाहते हो, तो मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हो जहाँ पे कोई भी दुख और तकलीफ ना हो। और मैं चाहूंगी तुम्हारा साथ देना बस 8 साल और फिर उसके बाद हमारी परेशानी हो जाएगी खत्म, क्योंकि ठीक 8 सालों के बाद स्टार्ट होगा होली ग्रेल वॉर, और इस वॉर को हमें जीतना ही होगा, तभी जाकर के हम तुम्हारे सपनों को पूरा कर पाएंगे। और वहीं पे दूसरी तरफ तोसाका नाम का एक आदमी यहाँ पे कीरे को बता रहा होता है कि तुम्हें होली ग्रेल वॉर के लिए चुना गया है, तुम एक मास्टर बनने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में एक सिंबल है। लेकिन हाँ, ये बात बहुत ही अजीब है कि तुम्हें मास्टर के रूप में चुना गया है, क्योंकि तुम एक बहुत ही पावरफुल मेज नहीं हो, क्योंकि जितने ही मास्टर्स होते हैं जिन्हें चुना जाता है होली ग्रेल वॉर के लिए, वो बहुत अच्छे मेज होते हैं। और इसके अलावा तुम्हारा जो सर्वेंट होगा वो पुराने समय का एक बहुत ही महान योद्धा होगा, जो कि इस नए समय में एक नए रूप के साथ आएगा, और वो तुम्हारे लिए बाकी सर्वेंट से लड़ेगा और उन सभी मास्टर से भी लड़ेगा, ताकि वो तुम्हें होली ग्रेल वॉर जिता सके। और इसके अलावा ठीक 60 साल पहले ये होली ग्रेल वॉर लड़ा गया था, और उसके अंदर तुम्हारे फादर को हमने रेफरी बनाया था, ताकि इस गेम में कोई चीटिंग ना हो पाए। लेकिन ये बात सुनते ही यहाँ पे कीरे बोलता है कि अगर इस बार के वॉर में भी मेरे फादर रेफरी बनेंगे तो हो सकता है वो मेरे को प्रेफरेंस दें, और सबको ये लग सकता है कि मेरे फादर मेरे साथ मिल करके चीटिंग कर रहे हैं। तब यहाँ पे कीरे के फादर उसको पूरी बात बताते हैं, बोलते हैं कि देखो, इस बार का जो होली ग्रेल वॉर है वो बेसिकली फुयोगी में होगा, और तोसाका की जो फैमिली है वो शुरू से ही मेज की फैमिली रही है, जो कि चर्च के साथ उनके बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप है। यही कारण है कि हम लोग तोसाका के साथ मिल करके इस बार का वॉर लड़ेंगे, क्योंकि इस बार के होली ग्रेल वॉर को जो भी मास्टर जीतेगा उसको एक विश दी जाएगी, जिसकी मदद से वो अपनी दुनिया की कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। और हम नहीं चाहते कि किसी गलत मास्टर के हाथों वो पावर लग जाए, और यही कारण है कि हमें मिल करके तोसाका के साथ इस वॉर को लड़ना होगा, जहाँ पे तुम तोसाका के साथ मिल करके लड़ोगे, लेकिन सबके सामने तुम ये दिखाओगे कि तुम दोनों दुश्मन हो, ताकि किसी को भी तुम्हारे ऊपर शक ना हो। और फिर यहाँ पे तोसाका बोलता है कि अभी फिलहाल के लिए तुम्हें जाना होगा मेज एसोसिएशन में, जहाँ पे जाकर के तुम्हें मैजिक सीखना होगा, ताकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाओ। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जापान चले जाओ, वहाँ पे मैजिक सीखना, और कोशिश करना कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि तुम अपने सर्वेंट को कंट्रोल कर पाओ, क्योंकि अब होली ग्रेल वॉर को केवल 3 साल ही बचे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जापान की फ्यूकी सिटी, और यहाँ पे कारिया मिलने के लिए आता है आउई से, जो कि उसकी बचपन की दोस्त है। लेकिन इसके अलावा वो यहाँ पे आउई की बेटी रिन से भी मिलता है, और उसको गिफ्ट भी देता है। वो बोलता है कि दूसरा गिफ्ट मैं लाया हूँ साकुरा के लिए, वो कहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे रिन बताती है कि अब साकुरा हमारे साथ नहीं है। तो यहाँ पे कारिया पूछता है आउई से कि साकुरा को क्या हुआ। आउई बताने लगती है कि साकुरा अब ना मेरी बेटी है और ना ही रिन की छोटी बहन है, बल्कि अब वो माटो फैमिली के साथ है। कारिया पूछता है कि तुमने ऐसा होने क्यों दिया। तो यहाँ पे आयु बताती है कि देखो, माटो फैमिली शुरू से तोसाका फैमिली की बहुत अच्छी दोस्त रही है, और माटो फैमिली को शुरू से एक ऐसा बच्चा चाहिए था जिसके अंदर मेज की पावर हो। यही कारण है कि उन्होंने मेरे पति से रिक्वेस्ट किया, और आगे चल करके मेरे को वो बच्चा देना पड़ा। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पे कारिया को बहुत गुस्सा आता है। वो लगातार बोल रहा होता है कि तुमने ऐसा होने क्यों दिया। लेकिन यहाँ पे आयु उसको चुप करा देती है और बोलने लगती है कि देखो, तुमने मेज की दुनिया बहुत पहले ही छोड़ दी थी, तो तुम्हें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और ऊपर से ये उन दोनों फैमिली के बीच का मामला है, तो तुम चुप ही रहो। फिर इसके बाद कारिया एक आदमी से मिलने के लिए आ जाता है, और वो बोलने लगता है कि क्या माटो फैमिली में किसी मेज का होना इतना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आदमी बताने लगता है कि देखो कारिया, ये काम तुम भी कर सकते थे, यानी कि अगर तुम माटो फैमिली का साथ देते और ऊपर से उनके सीक्रेट्स के बारे में जान जाते, तो आज साकुरा अपनी माँ के साथ होती। लेकिन तुम हमें छोड़ के चले गए थे, यही कारण है कि हमें किसी मेज को तो यहाँ लाना था। कारिया बोलता है कि तुम होली ग्रेल वॉर को जीतने के बाद करोगे क्या तुम अमर बनना चाहते हो। तो यहाँ पे आदमी बताने लगता है कि 60 साल पहले जो होली ग्रेल वॉर हुआ था, उसमें सारे मास्टर्स एक साथ गैदर हुए थे, लेकिन माटो फैमिली की तरह से कोई भी मास्टर नहीं बना। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल था, लेकिन तुम हमें छोड़ के चले गए, और वहीं पे तुम्हारा भाई बाकुया इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वो मेज बन पाए और एक सर्वेंट को कंट्रोल कर सके। और यही कारण है कि मैंने साकुरा को अपने पास रख लिया, क्योंकि आने वाले 60 साल बाद जब फिर से होली ग्रेल वॉर लड़ी जाएगी, तब उसमें मैं साकुरा के बच्चे को भेजूंगा, जो कि इतना पावरफुल मेज होगा कि आराम से न केवल वॉर को जीत जाएगा, बल्कि वो मेरी सारी बात भी मानेगा, और मैं जो चाहे वो उससे करवाऊंगा। फिर यहाँ पे कारिया बोलता है कि तुम्हें बस ग्रेल वॉर को जीतना है, तो एक काम
काम करो, तुम साकुरा को छोड़ दो और मैं तुम्हारे बदले जाऊंगा ग्रेल वॉर में लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे आदमी बोलता है कि तुम ऐसा कर कैसे पाओगे, क्योंकि अभी तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और वॉर को केवल 1 ही साल बचे हैं। तब यहाँ पे कारिया बोलता है कि तुम मुझे पावरफुल बना सकते हो, तुम अपने कीड़ों को मेरे अंदर ट्रांसफर कर दो। ये सुनने के बाद ये आदमी बोलता है कि इससे तुम मर भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे कारिया बोलने लगता है कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। फिर ये सुनने के बाद ये आदमी हंसने लगता है और कारिया को एक ऐसी जगह पे ले आता है जहाँ पे चारों तरफ बस कीड़े हैं और उनके बीच में यहाँ पे वो देखता है साकुरा को। कारिया यहाँ पे साकुरा को बचाना चाहता था, लेकिन ये आदमी उसको ऐसा करने से मना करता है। बोलता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो कीड़े उसको वहां से जाने नहीं देंगे और उसकी मांस को धीरे धीरे नोचेंगे। इसलिए तुम्हारे पास बस अब एक ही चीज बची है, वो ये है कि तुम्हें लगातार प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास बस 1 साल है वॉर को शुरू होने में और तब तक साकुरा मेरे पास रहेगी ताकि मैं उसको और भी ज्यादा पावरफुल बना सकूं। लेकिन याद रहे कि अगर ये वाला वॉर तुम जीत जाते हो तो मैं साकुरा को फ्री कर दूंगा, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि 60 साल के बाद जब साकुरा का बच्चा होगा तब मैं उसके जरिए इस वॉर को जीत जाऊंगा। और इधर पे हम देखते हैं लंदन में, जहाँ पे मेजेस का एक स्कूल होता है। यहाँ पे एक टीचर बता रहे होते हैं कैसे एक मेज बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है अगर पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार में लगातार मेजेस पैदा हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम होता है वेव। उसका मानना था कि ऐसा जरूरी नहीं है, अगर कोई आदमी जिसके अंदर मेज की थोड़ी बहुत भी पावर है, अगर वो लगातार प्रैक्टिस करे तो वो पावरफुल बन सकता है। लेकिन यहाँ पे टीचर वेव का मजाक उड़ा देते हैं सबके सामने, ये बोल करके कि तुम्हारी फैमिली केवल 2 ही पीढ़ी से मेजेस को पैदा कर रही है, इसलिए तुम अभी बच्चे हो, इसलिए सबके सामने शांत रहा करो। ये सुनने के बाद वेव को बहुत गुस्सा आता है और वो क्लास से चला आता है। लेकिन जब वो रास्ते में जा रहा था तभी वो टकराता है एक आदमी से जो कि एक पैकेट डिलीवर करने वाला था उसके टीचर को। लेकिन तभी वो टकरा जाता है वेव से, इसलिए वो आदमी यहाँ पे वेव को बोलता है कि पैकेज अपने टीचर को दे देना। लेकिन यहाँ पे वेव देखता है कि पैकेज मैसिडोनिया से आया है, इसलिए वो चला जाता है तुरंत ही लाइब्रेरी में, क्योंकि वेव ने एक रूमर सुना है कि उसके टीचर भी होली ग्रेल वॉर में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इसलिए वो तुरंत ही जाता है और वॉर के बारे में पढ़ने लगता है। तो उसे पता ये चलता है कि ठीक 200 साल पहले आइंसबर्ग, माकीरी और तोसाका, इन 3 फैमिली ने मिल करके होली ग्रेल को समिन किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि होली ग्रेल केवल किसी एक की ही विश को कंप्लीट कर सकता था और यही कारण था कि ये तीनों फैमिली आपस में लड़ने लगे और ये बन गया होली ग्रेल वॉर। और फिर इसी के बाद से हर 60 साल में होली ग्रेल वॉर लड़ा जाता है, जहाँ पे 7 मास्टर अपने 7 सर्वेंट के साथ आपस में लड़ते हैं और जो भी मास्टर इस वॉर को जीतेगा उसी को होली ग्रेल की पावर दी जाएगी। अब यहाँ पे वेव को ऐसा लगता है कि उसको भी इस वॉर में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वो अपने आप को साबित कर सके। इसके अलावा बुक में वो ये भी पढ़ता है कि किसी भी सर्वेंट को समिन करने के लिए तुम्हारे पास उससे रिलेटेड कोई रेलिक होना चाहिए। तो यहाँ पे जब वो पैकेज को खोलता है तो उसके अंदर वही रेलिक था और फिर इसके बाद वो उस रेलिक को लेकर के निकल जाता है जापान के लिए। अब इधर पे कीरी मिलने के लिए आता है तोसाका से, तो तोसाका उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा कहीं किसी ने पीछा तो नहीं किया, किसी ने तुम्हें देख तो नहीं लिया इस मेंशन में आते समय। लेकिन यहाँ पे कीरी बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं एक असैसिन स्पिरिट को, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो कीरी के फादर का सर्वेंट है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो कीरी के लिए काम कर रहा है। और यहाँ पे स्पिरिट बताने लगता है कि आप चिंता मत करिए, मैंने लगातार नजर रखी है मेंशन के ऊपर, यहाँ पे हमें कोई भी नहीं देख रहा। फिर इसके बाद कीरी उसको आदेश देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन यहाँ पे तोसाका बताता है कि बहुत जल्द जब ये वॉर स्टार्ट होने वाला होगा तो कई सारे मेजेस कोशिश करेंगे मेरे ऊपर नजर रखने की। लेकिन फिर यहाँ पे कीरी पूछता है कि अभी के लिए तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे तोसाका बताता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, वो भी आइंसबर्ग फैमिली के ऊपर, क्योंकि ठीक 9 साल पहले आइंसबर्ग की फैमिली प्योर ब्लड फैमिली मानी जाती थी। लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि उन्होंने बाहर के एक मेज को अलाउ किया उनकी खुद की ही बेटी से शादी करने के लिए। अब इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि वो लोग एल्केमी की पावर का इस्तेमाल करते हैं, यही कारण है कि आइंसबर्ग की फैमिली ज्यादातर अनफिट मानी जाती है वॉर के लिए, और इससे पहले जो ग्रेल वॉर हुआ था उसमें वो लोग हार गए थे। तो यही कारण है कि मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने बाहर के मेज को अलाउ किया उनकी फैमिली में शादी करने के लिए। और उन्होंने जिस आदमी को चुना है उसका नाम है किरित्सुगु, जिसको मेज किलर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि किरित्सुगु को ये बात बता रहा होता है कि देखो, हमने तुम्हारे लिए एक रेलिक ढूंढा है जिसकी मदद से तुम एक ऐसे सर्वेंट को समिन कर सकते हो जो कि स्वॉर्ड चलाना जानता है और यहाँ तक कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि इस बार का वॉर तुम ही जीतो। अब यहाँ पे कीरी बोलता है कि मैंने भी किरित्सुगु के बारे में सुना है और मैं ये भी जानता हूँ कि वो हमारी तरह ही काम करता है, क्योंकि हमारे इधर भी जो चर्च के खिलाफ चला जाता है हम उसको मार देते हैं। लेकिन यहाँ पे तोसाका बताता है कि किरित्सुगु बहुत ही अलग है। पहली बात तो फ्रीलांसर है, यानी कि वो पैसे लेकर के किसी भी मेज की जान ले लेगा। उसके तरीके बहुत ही अलग है, वो स्नाइपिंग, बॉम्बिंग, कभी कभी पॉइजन दे करके भी किसी मेज को मार देता है। यहाँ तक कि एक बार तो उसने एक प्लेन को ही उड़ा दिया था क्योंकि उस प्लेन के अंदर उसका टारगेट था। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि किरित्सुगु बिना सोचे समझे अपने काम को बस खत्म करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं किरित्सुगु को जो कि अपनी वाइफ के साथ बैठता है और ये देख रहा होता है कि कौन कौन से मास्टर हैं जिन्हें अब तक चुन लिया
किया गया है। तो पहला मास्टर तो है यहाँ पे तोसाका, जो कि तोसाका फैमिली का हेड है। दूसरा मास्टर बना है कारिया, तीसरा मास्टर है वेव का टीचर और चौथा मास्टर बनाया गया है कीरे को। लेकिन यहाँ पे किरित्सुगो को कीरे के ऊपर थोड़ा शक हो रहा होता है। वो ये बोल रहा होता है कि कीरे ने अपना 3 बार प्रोफेशन चेंज किया है, क्योंकि पहले तो वो अपने फादर के साथ होली चर्च में काम करता था, लेकिन उसके बाद वो चला गया मेज की ट्रेनिंग करने के लिए और फिर उसके बाद वो इसके अलावा एक और काम करने लगा जो पहले मैं किया करता था, यानी कि मेज किलर का काम। लेकिन इसके अलावा उसने कई सारी चीजें सीखी हैं, जैसे कि एल्केमी, हीलिंग, डिविनेशन और समनिंग। लेकिन ये सारी चीजें सीखने के बावजूद भी उसने एक दिन इन सबको छोड़ दिया और कोई और ही काम करने चला गया। और यही कारण है कि मुझे इस आदमी से डर लग रहा है, क्योंकि इस आदमी का कोई भी पर्सनल मोटिव नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बस ये अपने आप ही कुछ न कुछ किए जा रहा है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये होली ग्रेल वॉर भी किसी और के लिए लड़ रहा है। और यहाँ पे कीरी भी लगातार किरित्सुगे के बारे में पढ़ रहा होता है, तो उसे पता ये चलता है कि किरित्सुगे ने आज तक जितने मिजेस को मारा है वो उसने पैसों के लिए नहीं मारा, उसके अलावा भी उसका कोई और मोटिव है। और यही बात यहाँ पे कीरे को पता चल जाती है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो किरित्सुगे के बारे में पता लगाएगा और ये जानेगा कि उसका मोटिव क्या है इस वॉर के पीछे। तभी यहाँ पे आयरी ये बात बताने लगती है कि होली ग्रेल वॉर केवल उन्हीं को मास्टर बनाता है जिनके पास कोई मोटिव हो वॉर को लड़ने के लिए। और यहाँ पे किरित्सुगो बोलता है कि मेरे को यही बात तो जानना है कि वो करना क्या चाहता है। और यहाँ पे कीरे को भी एक और बात पता चलती है कि किरित्सुगो लगातार हर एक मेज की जान ले रहा था, लेकिन ठीक 9 साल पहले जब वो आइंसबर्ग की फैमिली में शामिल हुआ तब से उसने खून करना छोड़ दिया। तो अब मेरे को ये जानना है कि जिस चीज को वो इतने सालों से ढूंढ रहा था या जिस चीज के पीछे वो इतने सालों से पड़ा हुआ था, क्या उसको वो मिल गया आइंसबर्ग की फैमिली में। और इधर पे हम लोग देखते हैं वेव को, जिसके हाथ में एक सिंबल आ जाता है। इसका मतलब ये है कि अब वो भी एक मास्टर बन गया है और वो भी होली ग्रेल वॉर में शामिल होगा। और इधर पे हम लोग देखते हैं कि किरित्सुगो को एक रेलिक दिया जाता है, जो बेसिकली एक स्वॉर्ड होता है बहुत ही फेमस नाइट का, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था अपने समय में। और ये स्वॉर्ड कम से कम 1500 साल पुरानी है। अब यहाँ पे किरित्सुगो ये लगातार सोच रहा होता है कि इतना पावरफुल सर्वेंट क्या मेरी बात मानेगा। हो सकता था मेरे को एक ऐसा सर्वेंट चाहिए जो कि असैसिन हो या फिर मेरी तरह सोचने वाला, क्योंकि इतना पावरफुल सर्वेंट शायद ही हो सकता है मेरे से कंट्रोल हो पाए। लेकिन यहाँ पे आयरी उसको बताने लगती है कि देखो, जो तुम्हारा सपना है अगर तुम अपने सर्वेंट को बताओगे तो हो सकता है वो भी तुम्हारा साथ दे इस वॉर में। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि जो सर्वेंट तुम्हें मिलने वाला है वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि वो आराम से आधे से ज्यादा मास्टर को हरा देगा। इसका मतलब ये है कि वॉर में तुम्हारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कीरी को, जो कि जा रहा होता है तोसाका से मिलने के लिए, लेकिन तब वो टकरा जाता है उसकी बेटी रिन से। वो यहाँ पे रिन को बोल रहा होता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पे रिन बताती है कि जब तक ये वॉर चलेगा तब तक मुझे और मेरी माँ को कहीं और जाकर के रहना पड़ेगा, लेकिन क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो कि तुम मेरी फादर की जान बचाओगे। लेकिन ये सुनने के बाद यहाँ पे कीरी बस इतना बोलता है कि अगर ये वॉर इतना सिंपल होता तो हम इस वॉर को कब का जीत जाते, इसलिए मैं इस चीज का वादा नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद यहाँ पे रिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और चिल्ला रही होती है कीरी के ऊपर। लेकिन तभी उसकी माँ आवी उधर पे आ जाती है और वो उसको शांत करती है। और वो यहाँ पे कीरी को बस इतना बोलती है कि प्लीज मेरे पति का साथ देना। और फिर इसके बाद वो चला जाता है तोसाका से मिलने के लिए। तो यहाँ पे तोसाका उसको बताता है कि ये देखो, मेरे पास एक फॉसिल है जिसको तुम रेलिक भी बोल सकते हो, और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो इसकी मदद से हम एक ऐसे हीरोइक स्पिरिट को समन कर सकते हैं जिसकी मदद से हम इस वॉर को जीत जाएंगे। और इधर पे हम लोग देखते हैं कारिया को, जो कि यहाँ पे साकुरा से मिलता है और उसको गले लगा लेता है और उसको बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जैसे ही सब चीज खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगा, जहाँ पे तुम अपनी बहन के साथ आराम से रह सकती हो, और हम चारों ही कहीं दूर चले जाएंगे ताकि तुम्हें फिर से ये सारी चीजें झेलनी ना पड़े। इसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि यहाँ पे कारिया का चेहरा बदल गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर कई सारे कीड़े हैं जो कि उसको पावर तो दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी बॉडी को अंदर से खा भी रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब तक जितने ही मास्टर्स को इस वॉर के लिए चुना गया है वो अपने सामने एक सिंबल बनाते हैं। ये बेसिकली एक समनिंग गेट है जो कि हर एक सर्वेंट को इनके सामने समन करेगा। और फिर इसके बाद ये लोग इस समनिंग गेट के सामने अपने रेलिक को रख देते हैं और उसके बाद एक मंत्र को पढ़ने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद हर किसी का सर्वेंट उनके सामने आ जाता है। लेकिन एक बात याद रहे कि समनिंग करने के दौरान आपकी जितनी पावर होगी, यानी कि मास्टर जितना ज्यादा पावरफुल होगा उसका सर्वेंट भी उतना ज्यादा पावरफुल होगा। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं इधर पे वेव को, जो कि अपने सर्वेंट को भेजता है एक बुक स्टोर में कोई बुक को चुराने के लिए। लेकिन वो अपने सर्वेंट को बोलता है कि तुम ये गेट तोड़ के क्यों आ रहे हो, तुम अपने स्पिरिट फॉर्म में जाकर के क्यों नहीं चुरा लेते। तो यहाँ पे उसका सर्वेंट बताता है कि अगर मैं अपने स्पिरिट फॉर्म में अंदर जाता तो उसके बाद मैं इन बुक्स को उठा नहीं पाता, यही कारण है कि मुझे अपने एक्चुअल फॉर्म में यहाँ पे आना पड़ा। अब यहाँ पे ये सुनने के बाद वेव हो जाता है गुस्सा और उसको बोलता है कि एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर इसके बाद वेव सोच रहा होता है कि अब तो मेरे पास एक सर्वेंट है तो मेरे को इन बुक्स की जरूरत क्या है। लेकिन तभी उसका सर्वेंट पीछे से आ जाता है और बोलता है कि इन बुक्स के अंदर मैप है जिनकी मदद से हम देख सकते हैं कि हमें कहाँ से इस दुनिया को कॉन्कर करना स्टार्ट करना चाहिए।
चाहिए। तो होता ही है कि वेव का जो सर्वेंट है वो पुराने समय में एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था और उसकी बातों से ऐसा लगता है कि उसने कई सारी जगहों को कब्जे में लिया है और अभी भी उसका यही ड्रीम होता है कि इस नई दुनिया में आ जाने के बावजूद भी उसको फिर से इस दुनिया पे कब्जा करना है। लेकिन यहाँ पे वेव उसको बोलता है कि ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हें होली ग्रेल वॉर के बारे में क्या पता है और क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हें एक वॉर लड़नी है। तब उसका सर्वेंट बोलता है कि एक काम करो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम इस वॉर को क्यों लड़ना चाहते हो और तुम अगर इस वॉर को जीत गए तो तुम क्या करोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम भी मेरी तरह इस दुनिया पे कब्जा करना चाहते हो। अगर तुम ये सोच रहे हो तो इस तरीके से तो तुम मेरे दुश्मन हुए। लेकिन यहाँ पे वेव बोलता है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, बल्कि यहाँ पे वेव ये बात बताने लगता है कि मुझे कैसे भी करके मेज एसोसिएशन में दिखाना होगा कि मैं भी एक पावरफुल मेज हूँ और इसके अलावा मैं ये भी चीज दिखाना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी क्लासमेट्स हैं और जितने भी टीचर हैं मैं उन सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ ताकि वो सब मुझे रिस्पेक्ट करे। लेकिन ये बात सुनते उसका सर्वेंट उसे एक चाटा मारता है और बोलने लगता है कि मेरे को नहीं पता था कि मेरे मास्टर की सोच इतनी छोटी है। तो एक काम करना, अगर तुम वॉर जीत जाते हो तो अपनी हाइट बढ़वा लेना और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मसल्स भी बढ़ा लेना ताकि लोग तुमसे डरने लगे और हो सकता है उसके बाद लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करेंगे। अब यहाँ पे वेव को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि सर्वेंट ने उसको चाटा मारा है। वो सोच रहा होता है कि भला एक सर्वेंट एक मास्टर को चाटा कैसे मार सकता है और वो अपने कमांड सील की पावर का इस्तेमाल करने वाला था ताकि सर्वेंट को घुटनों पे ला सके। लेकिन फिर उसको याद आता है कि वो कमांड सील की जो पावर है उसका केवल 3 बार ही इस्तेमाल कर सकता है और यही कारण है कि फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपनी कमांड सील की पावर का इस्तेमाल करेगा वॉर में। लेकिन फिर इसके बाद वो अपने सर्वेंट यानी कि स्कैंडर को बोलता है कि मुझे अपनी पावर का एक डेमो दिखाओ। इसके बाद स्कैंडर अपना स्वॉर्ड निकालता है और हवा में यूं ही स्वॉर्ड को घुमाने लगता है और फिर आसमान में बिजली चमकने लगती है और एक लाइटनिंग इनके जस्ट पास आकर के गिरती है। और फिर इसके बाद यहाँ पे स्कैंडर बताने लगता है कि ये है ऑक्स चैरियट जिसके ऊपर मैं लड़ाई लड़ने वाला हूँ। तो एक काम करो, जाकर के किसी मास्टर को ढूंढो जिससे मैं लड़ सकता हूँ, नहीं तो तब तक मैं आराम से बैठ करके यहाँ पे मैप देखूंगा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे सेबर को जो कि किरित्सुगी की सर्वेंट होती है। अब यहाँ पे हमें पता ये चलता है कि सेबर अपने पुराने वाले फॉर्म में यानी कि पुराने समय में वो किंग आर्थर के नाम से जाना जाता था और वो एक मेल था, लेकिन इस बार ये एक नई रूप में आया है और ये एक लड़की है। अब यहाँ पे सेबर पूछने लगती है आयरी से कि मेरे मास्टर का एम्बिशन क्या है, क्या वो दुनिया को बचाना चाहते हैं। और यहाँ पे आयरी बोलती है कि हाँ, मेरे पति इस दुनिया को बचाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सेबर बोलती है कि यही मेरा भी एम्बिशन था, क्योंकि अपने समय में मैं ब्रिटेन को बचा नहीं पाई थी, लेकिन अगर मेरे मास्टर इस दुनिया को बचाना चाहते हैं तो इस बार मैं भी उनका साथ दूंगी। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे किरित्सुगो को अपनी बेटी लिलिया के साथ। और यहाँ पे लिलिया इसलिए बड़ी हो गई है क्योंकि जब से लिलिया पैदा हुई थी तब से लेकर के अब तक टोटल 8 साल बीत चुके हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे लिलिया अपने फादर से पूछती है कि क्या आप और मम्मी कहीं बाहर जा रहे हो। तो यहाँ पे किरित्सुगो बताने लगता है कि हाँ, हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, मैं 2 से 3 हफ्ते बाद वापस आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी माँ को शायद आने में टाइम लगेगा। लिलिया बोलती है कि हाँ, मुझे माँ ने बताया था कि उन्हें आने में टाइम लगेगा, लेकिन उन्होंने ये बात भी बोली थी कि मैं कभी अकेला फील ना करूँ और मैं यही समझूं कि वो मेरे आसपास हैं। अब ये बात सुनते ही यहाँ पे किरित्सुगो उसको गले लगा लेता है और बाद में बोलने लगता है कि प्लीज मेरा वेट करना, एक दिन मैं घर जरूर आ जाऊंगा। और फिर इधर पे हम देखते हैं उरियो को, जो कि बेसिकली एक सीरियल किलर होता है। इसने कई सारे मर्डर ऑलरेडी कर दिए और अभी फिलहाल के लिए एक ऐसे घर में है जहाँ पे जितने भी बड़े लोग हैं उन सबका इसने मर्डर कर दिया है, लेकिन यहाँ पे एक बच्चे को इसने बंदी बना के रखा है। और इसके अलावा इसको एक बुक मिली होती है अपने ही घर से जिसके अंदर लिखा होता है होली ग्रेल के सील के बारे में, इसलिए ये इन सबके खून को एक बाल्टी के अंदर इकट्ठा करता है और उसके बाद उसी सील को, समनिंग सील को बना देता है इनके फ्लोर पे। लेकिन यहाँ पे उरियो को ऐसा लग रहा होता है कि शायद इस समनिंग सील के अंदर से डीमन बाहर आएगा। सील को पूरा बना देने के बाद वो उस छोटे से बच्चे से बात करने लगता है और बोल रहा होता है कि जैसे डीमन उस सील के अंदर से बाहर आएगा तब मैं तुम्हें उसको दे दूंगा ताकि वो तुम्हें आराम से खा सके। लेकिन तभी यहाँ पे उरियो के हाथों में कमांडिंग सील आ जाती है और जो सील उसने फ्लोर पे बनाया था उसके अंदर से एक सर्वेंट बाहर आ जाता है। फिर ये सर्वेंट यहाँ पे उरियो से उसका नाम पूछता है और बताने लगता है कि हम दोनों को मिल करके होली ग्रेल वॉर को जीतना होगा। लेकिन यहाँ पे उरियो को होली ग्रेल वॉर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो बस इतना बोलता है कि ठीक है, वो उस वॉर को भी हम जीत लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है, जाओ और उस बच्चे को खा लो। लेकिन ये सर्वेंट बच्चे के पास जाता है, उसका हाथ खोल देता है और बोलता है कि गेट खोल करके यहाँ से भाग जाओ। ये बच्चा वहाँ से भागने वाला था कि तभी अचानक से उसके पीछे कुछ बड़े बड़े हाथ आते हैं जो उसको पकड़ लेते हैं और बाद में उस छोटे से बच्चे की बॉडी को चीरा जाता है, उसके एक एक मांस को उखाड़ा जाता है और बच्चे दर्द से चिल्ला रहा होता है, लेकिन आखिरी में बच्चा मर जाता है। और यहाँ पे सर्वेंट फिर बताने लगता है कि मुझे लोगों को मारने में मजा आता है, लेकिन मुझे और ज्यादा मजा आता है जब वो डरते हैं और डर के मारे इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन भागते समय जब उन्हें कोई होप दिखाई दे या फिर उन्हें कोई ऐसा रास्ता दिखाई दे जिससे
जिससे उन्हें ऐसा लगे कि वो बच जाएंगे, लेकिन तभी उन पे अटैक करो और उन्हें मार दो, और भी ज्यादा मजा आता है। ये चीज देखने के बाद यहाँ पे उरुरु को बहुत मजा आता है, क्योंकि उरुरु खुद भी एक सीरियल किलर था, तो वो भी एक ऐसा सर्वेंट चाहता था जो कि लोगों को मारे। वो बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता कि ग्रेल वॉर क्या है, लेकिन मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। अब यहाँ पे सर्वेंट भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसको पहली बार एक ऐसा मास्टर मिला है जो उसको समझता है। फिर यहाँ पे उरुरु पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पे सर्वेंट बताने लगता है कि अभी फिलहाल के लिए जो टाइम चल रहा है उस टाइम के हिसाब से मेरा नाम है ब्लू बर्ड। और इधर पे हम देखते हैं कीरी को, जो कि अपने सर्वेंट को ये आदेश देता है, जाओ तोसाका के मैंशन में और उसको मार दो। यहाँ पे उसका सर्वेंट बोलने लगता है कि पर मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम दोनों मिलकर के काम कर रहे हो, और ऊपर से उसके मैंशन के आसपास कई सारे मैजिकल बैरियर हैं। तो यहाँ पे कीरी बोलने लगता है कि देखो अभी फिलहाल के लिए तो तुम उसको मार दो, ज्यादा मत सोचो, और ऊपर से मैजिकल बैरियर को तो तुम आराम से पार कर जाओगे। फिर इसके बाद ये सर्वेंट चला आता है तोसाका के मैंशन के पास, और यहाँ पे आ जाने के बाद ये कई सारे मैजिकल बैरियर्स को आराम से पार कर जाता है और कुछ को तोड़ भी देता है। लेकिन एक मैजिकल बैरियर ऐसा होता है जिसको ये आराम से पार कर रहा था, और आखिरी में ये इस मैजिकल बैरियर को भी तोड़ने वाला था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उधर पे तोसाका का सर्वेंट आ जाता है, जो कि लगातार भालों से उसके ऊपर हमला करने लगता है। और इससे पहले कि सर्वेंट तोसाका के सर्वेंट को देख पाता, ये उसका चेहरा ही उड़ा देता है। और बाद में यहाँ पे तोसाका के सर्वेंट बोलने लगता है कि तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम मेरा चेहरा देख पाओ, तुम एक कीड़े हो। और इतना बोलने के बाद वो लगातार भालों से इसके ऊपर हमला करने लगता है, और वो इस सर्वेंट को जब खत्म कर देता है तब उसके बाद वो आता है तोसाका के पास, और यहाँ पे तोसाका उसके सामने झुक रहा होता है, और वो बोलने लगता है कि मेरे राजाओं के राजा गिलगमेश, आप मेरी बात समझिए, इस दुनिया में एक ऐसा ट्रेजर है जिसका नाम है होली ग्रेल वॉर, और इस वॉर को जीतने के बाद आप इस पूरी दुनिया को काबू कर सकते हैं। तो यहाँ पे गिलगमेश ये बोलने लगता है कि देखो मुझे नहीं पता कि कौन सा ग्रेल वॉर है, लेकिन याद रहे अगर ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हुआ मेरी नजरों में, तो याद रखना कि तुमने मुझे समिन किया है, तो मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। लेकिन इसके अलावा अगर ये ग्रेल वॉर इतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा प्रीसियस है, तो मैं इसको किसी को टच भी नहीं करने दूंगा, और अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसको वहीं पे खत्म कर दूंगा। इतना बोलने के बाद गिलगमेश इधर से चला जाता है। फिर यहाँ पे तोसाका चैन की सांस लेता है और बोलने लगता है कि अभी तक से जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा ही हो रहा है, लेकिन आगे का काम कीरी को संभालना होगा। इससे तो हमें ये पता चल जाता है कि कीरी और तोसाका अभी भी एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। और यहाँ पे वेव को पता चल जाता है कि असैसिन की मौत हो गई है, यानी कि एक सर्वेंट मर चुका है। तो वो बोल रहा होता है कि अब केवल 6 ही मास्टर बचे हैं, उनको अगर हम हरा देंगे तो इस वॉर को हम जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्कैंडर बोलता है कि ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि एक असैसिन एक ऐसा सर्वेंट है जो कि ज्यादातर स्पाई में ज्यादा काम आता है, ना कि लड़ने में। इसलिए अगर वो मर भी जाता है तो इससे ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुझे ये बताओ कि क्या हम इस फाइटर जेट को खरीद सकते हैं। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे वेव समझ जाता है कि यार मेरा सर्वेंट तो एक ऐसा सर्वेंट है जो कि ना कि वॉर के बारे में सोच रहा है, बल्कि वो ये सोच रहा है कि उसका पैसे कहाँ से आएंगे ताकि वो फाइटर जेट खरीद सके और इस दुनिया पे राज कर सके। तब यहाँ पे वेव गुस्सा हो जाता है और उसको बोलने लगता है कि तुम्हें परवाह है इस ग्रेल वॉर की, क्योंकि इस ग्रेल वॉर के अंदर कितने सारे ऐसे फाइटर्स होंगे जो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हैं। तो फिर यहाँ पे स्कैंडर बोलने लगता है कि एक काम करो, मुझे ये बताओ कि असैसिन को किसने मारा। तो यहाँ पे वेव ये बताने लगता है कि उसको किसी और ने नहीं बल्कि तोसाका के सर्वेंट ने मारा है। तो यहाँ पे स्कैंडर पूछने लगता है कि तुमने कुछ और देखा। तो यहाँ पे वेव बताने लगता है कि मैंने ये देखा कि उसने एक ही साथ कई सारे हथियारों का इस्तेमाल किया है असैसिन को खत्म करने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपने नोबल फैंटेजम का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नोबल फैंटेजम कुछ और नहीं बल्कि हर एक सर्वेंट के पास एक स्पेसिफिक पावर होती है और उसी को नोबल फैंटेजम बोला जाता है, जो कि वो वॉर के समय इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे वेव बताता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग हर एक सर्वेंट के पास केवल एक ही नोबल फैंटेजम होगा। और यहाँ पे स्कैंडर बोलता है कि हाँ ये बात तो सच है, लेकिन हर किसी का फैंटेजम अलग ढंग से काम करता है और ऊपर से हर एक सर्वेंट के पास एक अलग फैंटेजम है। इसलिए चलो एक काम करते हैं, हम बाकी सर्वेंट और उनके मास्टर से मिलते हैं और पता लगाते हैं कि बाकी सर्वेंट्स के पास कौन सी पावर है, क्योंकि असैसिन अब मर चुका है और इसकी खबर केवल तुम्हें नहीं बल्कि हर एक मास्टर को पता चल गई होगी। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि अब हर कोई चौकन्ना हो गया होगा और ऊपर से हर कोई तोसाका के मैंशन के ऊपर नजर रख रहा होगा। और इधर पे कीरे आ जाता है अपने फादर के पास उनके चर्च में और बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता कि मेरा सर्वेंट कहाँ चला गया है, और क्योंकि अब मेरे पास सर्वेंट नहीं है तो मैं इस वॉर में अब लड़ नहीं सकता। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मुझे अपने चर्च में आने दे और मुझे अपनी प्रोटेक्शन दे। इसके बाद यहाँ पे कीरे के फादर उसको अपने चर्च में ले आते हैं। कीरे यहाँ पे लगातार अपने फादर से पूछने लगता है कि आपको लगता है ये चर्च सेफ है। यहाँ पे उसके फादर बताते हैं कि हाँ ये चर्च सेफ है क्योंकि इसे नेचुरल सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है, तो चिंता मत करो, यहाँ पे कोई ना तो अटैक करेगा ना ही यहाँ पे कोई नजर रखने वाला है। लेकिन फिर इसके बाद कीरी यहाँ पे बाकी असैसिन को बोलता है कि लगातार तुम लोग इस चर्च
के बाहर नजर रखना। और फिर हमें पता चलता है कि कीरी ने जानबूझ करके अपने असैसिन को मरवाया था ताकि वो सबको दिखा सके कि तोसाका के पास जो सर्वेंट है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद उसे पता ये चलता है कि पिछले रात को जो फाइट हुई थी उसको केवल 4 मास्टर्स ने ही देखा है। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे कीरी थोड़ा डिसपॉइंट होता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि सारे मास्टर्स उस फाइट को देखेंगे। लेकिन तभी वहाँ पे कई सारे असैसिन आ जाते हैं और वो लोग यहाँ पे कीरी को सुझाव देते हैं और बोलने लगते हैं कि ऑलरेडी एक असैसिन मर चुका है, तो सभी मास्टर्स को ये लग रहा होगा कि अब इस वॉर के अंदर कोई भी असैसिन नहीं आएगा। तो हमारे पास यही मौका है कि हम लोग जा करके हर एक मास्टर के ऊपर निगरानी रखें और इस बात का पता लगाएं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी सर्वेंट्स होते हैं वो लोग अपने 2 फॉर्म में रह सकते हैं, या तो स्पिरिट फॉर्म में, नहीं तो अपने फिजिकल फॉर्म में। लेकिन याद रहे कि फिजिकल फॉर्म में रहने के लिए वो लोग अपने मास्टर की माना का इस्तेमाल करते हैं। ये अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत माना इस्तेमाल वो लोग करते रहते हैं अपने मास्टर का। यही कारण है कि किसी भी पावरफुल सर्वेंट को समन करने के लिए मास्टर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जब भी कोई सर्वेंट समन किया जाता है तो जिस भी समय में वो सर्वेंट समन हो रहा है उस समय की सारी नॉलेज उस सर्वेंट को मिल जाएगी। यानी कि उस समय जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है बाकी ह्यूमंस के द्वारा, उसकी सारी नॉलेज सर्वेंट को मिल जाएगी। और फिर इधर पे हम देखते हैं आयरी को, जो कि सेबर के साथ आ जाती है जापान। लेकिन इन दोनों के यहाँ पे आने से पहले किरित्सुगु पहले ही आ चुका है जापान में। लेकिन यहाँ पे आयरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और बोलती है कि हमें जापान घूमना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेबर ऐसा करने से मना करती है, बोलती है कि वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकता है, इसलिए अभी फिलहाल के लिए हमें एक बेस चुनना चाहिए जो कि सेफ हो, जहाँ पे हम सब सुरक्षित रह सके। फिर यहाँ पे आयरी बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि बचपन से ही मैं कैसल के अंदर ही रही हूँ और मैंने कभी भी उसको छोड़ करके बाहर की दुनिया नहीं देखी है। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं एक पपेट हूँ और मुझे बनाया ही गया है इस वॉर के लिए। अब ये सारी बातें सुनते ही यहाँ पे सेबर कार को रुकवा देती है और बोलती है कि ठीक है, हम लोग यहाँ से अब पैदल जाएंगे घूमते हुए। और इधर पे हम लोग देखते हैं किरित्सुगु को, जो कि एक लड़की से मिलने के लिए आता है। ये लड़की उससे मिल करके बताती है कि तुम्हारा जो इक्विपमेंट है वो मेरे पास आ चुका है, तुम उसको कलेक्ट कर सकते हो। और ऊपर से आयरी और सेबर भी यहाँ पे आ चुके हैं। फिर इसके बाद वो उसे फुटेज दिखाती है और बताने लगती है कि तोसाका के सर्वेंट ने असैसिन को कैसे मारा था। लेकिन बाद में ये लड़की बताती है कि बहुत अजीब चीज हुई है और वो ये है कि असैसिन अपने काम में इतने ज्यादा माहिर होते हैं कि उनको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तोसाका को पहले से ही पता था कि उसके मैंसन के अंदर कोई घुसने वाला है और तभी जाकर के उसने अपने सर्वेंट को ये हुक्म दिया कि जाकर के उस असैसिन को मार दो। लेकिन यहाँ पे किरित्सुगु ये बोलने लगता है कि देखो, इस वॉर के अंदर अपने सर्वेंट के बारे में पहले ही बता देना बहुत ज्यादा बेवकूफी वाला काम होगा। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तोसाका क्यों चाहेगा कि हर किसी को पता चल जाए कि उसका सर्वेंट कौन है और उसके पास कौन सी पावर है। इसके बाद ये लड़की से पूछने लगता है कि उसका मास्टर कौन था उस असैसिन का। तो यहाँ पे लड़की बताती है कि उस असैसिन का मास्टर कीरी था, जो कि अभी फिलहाल के लिए चर्च के अंदर है, जिसने की प्रोटेक्शन लेके रखी है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे किरित्सुगु उसको बोलने लगता है कि एक काम करो, अपने किसी आदमी को वहाँ पे भेजो चर्च के ऊपर नजर रखने के लिए। लेकिन याद रहे कि चर्च न्यूट्रल जोन में आता है, इसका मतलब ये है कि हम उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, इसलिए अपने आदमी को बोलना कि दूर से नजर रखे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आयरी और सेबर लगातार जब घूम रहे होते हैं कि तभी उनके सामने लैंसर आ जाता है, जो कि एक सर्वेंट ही होता है और वो यहाँ पे सेबर को चुनौती देता है लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे सेबर की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो लैंसर का मास्टर है वो सामने नहीं आया है। तो यहाँ पे सेबर समझ जाती है कि मास्टर हो सकता है कहीं छुप के अटैक करे और ऊपर से उसको आयरी का भी ध्यान रखना है। वो नहीं चाहती कि उसके रहते हुए आयरी को कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे सेबर और लैंसर की लड़ाई तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वहीं पे हम देखते हैं किरित्सुगु को, जो कि माया के साथ होता है। और यहाँ पे इन दोनों को भी पता चल जाता है कि 2 सर्वेंट आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पे माया बोलती है क्यों ना हम क्रेन के ऊपर जा करके नजर रखें। तब यहाँ पे किरित्सुगु बोलता है कि एक काम करो, तुम दूसरी तरफ जाओ, मैं दूसरी तरफ जाता हूँ। और यहाँ पे सेबर को थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी लैंसर से लड़ते समय। इसका 2 कारण था। पहला तो ये कि उसको नहीं पता कि लैंसर पुराने समय में कौन सा योद्धा था, और इसके अलावा यहाँ पे लैंसर 2 भालों का इस्तेमाल कर रहा था सेबर से लड़ने के लिए। यानी कि सेबर को ये बात नहीं पता कि कब जाकर के उसका जो ओपोनेंट है कौन से भाले का इस्तेमाल करेगा। लेकिन यहाँ पे लैंसर को भी तकलीफ हो रही थी सेबर से लड़ने में। इसका कारण ये था कि उसको यहाँ पे सेबर की जो स्वॉर्ड थी वो दिखाई नहीं दे रही थी, तो उसको नहीं पता था कि सेबर की स्वॉर्ड कितनी ज्यादा बड़ी है, और यही कारण है कि वो सेबर के ज्यादा पास नहीं जा सकता था। अब इधर पे हम लोग देखते हैं किरित्सुगु को, जो कि लगातार इन दोनों पे नजर रख रहा था। लेकिन इसके अलावा उसको यहाँ पे लैंसर का जो मास्टर था वो भी दिख जाता है, और वो उस मास्टर को खत्म करने वाला था कि तुरंत ही वहाँ पे एक असैसिन आ जाता है, और इस असैसिन को भेजा होता है कीरी ने। और यहाँ पे कीरी और तोसाका दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं जो भी वहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे कीरी तोसाका को बताने लगता है कैसे सेबर और लैंसर आपस में लड़ रहे हैं, और जो लैंसर का मास्टर है वो सबके सामने नहीं आ रहा, बल्कि वो दूर से लड़ रहा है। और ये बात सुनते ही यहाँ पे तोसाका समझ जाता है कि लैंसर के मास्टर को पता है कि इस वॉर को कैसे लड़ना है। इसके अलावा यहाँ पे कीरी तोसाका को ये बात भी बताने लगता है कि सेबर के साथ एक लड़की है जिसकी लाल आंखें हैं। तो ये सुनने के बाद तोसाका समझ जाता है कि वो लड़की आइंसबर्ग की फैमिली से बिलोंग करती है। और इसके अलावा वो यहाँ पे कीरी को ये बात भी बताने लगता है कि वो एक आर्टिफिशियल मास्टर
मास्टर है जिसको आइंसबर्ग की फैमिली ने ही बनाया है। एक काम करो, तुम अपना एक असैसिन उसके पीछे भी लगा दो। और इधर पे माया को भी एक असैसिन दिख जाता है, तो वो यहाँ पे बोलने लगती है कि चलो हम इस असैसिन को खत्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे किरित्सुगो ऐसा करने से मना करता है। वो बोलने लगता है कि अगर तुमने असैसिन को मारा तो उसके बाद बाकी जो सर्वेंट्स है वो हमारे पीछे आ जाएंगे और हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे। और फिर इसके बाद इधर पे जो लैंसर और सेबर हैं दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों अपने हथियारों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे और दोनों एक दूसरे की लगातार तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे लैंसर का जो मास्टर होता है वो उसको बोलने लगता है कि अपने नोवल फैंटासिज्म का इस्तेमाल करो और सेबर को खत्म करो। फिर इसके बाद यहाँ पे लैंसर अपने सबसे छोटे वाले भाले को नीचे फेंक देता है और बड़े वाले भाले की पावर को एक्टिवेट करता है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे होते हैं कि यहाँ पे सेबर की जो स्वॉर्ड थी वो इनविजिबल थी, वो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन यहाँ पे जैसे ही लैंसर अपने भाले से उसकी स्वॉर्ड पे हमला करता है वो देख लेता है उसकी स्वॉर्ड को। और फिर इसके बाद लैंसर यहाँ पे लगातार हमला करने लगता है सेबर के ऊपर। अब यहाँ पे सेबर अपनी जान बचाने के लिए हर बार डिफेंसिव मोड में आ जाती है, यानी कि वो लगातार पीछे हटते जा रही थी। और इसके अलावा यहाँ पे लैंसर को ये बात भी पता चल गया था कि सेबर की स्वॉर्ड कितनी बड़ी है, यही कारण है कि वो आराम से हमला कर सकता है सेबर के ऊपर। लेकिन फिर इसके बाद सेबर यहाँ पे एक प्लान के साथ आती है। वो डिसाइड करती है कि वो लैंसर को अपने ऊपर हमला करने देगी और फिर उसके बाद मौका मिलते ही लैंसर के ऊपर हमला करके उसकी जान ले लेगी। लेकिन जैसा यहाँ पे सेबर ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता। उल्टा यहाँ पे लैंसर उसकी बॉडी में कट लगा देता है, जिसके बाद यहाँ पे आयरी को बीच में आना पड़ता है सेबर की जान बचाने के लिए, और वो लगातार उसको हील कर रही थी। अब यहाँ पे सेबर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि भरा लैंसर का जो भाला है वो उसके आर्मर को कैसे काट सकता है। लेकिन तब उसको समझ में आ जाता है कि ये सब कैसे हो गया, क्योंकि जब यहाँ पे सेबर अपने आर्मर को टच करती है तो उसे पता चलता है कि आर्मर तो कटा ही नहीं है। वो समझ जाती है कि यहाँ पे जो लैंसर का जो भाला है वो किसी भी मैजिक को काट सकता है, यानी कि वो किसी भी मैजिक स्पेल या फिर किसी भी मैजिक आर्मर के आर पार जा सकता है। और यही बात वो लैंसर को भी बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे भाले के अंदर कौन सी पावर है। और फिर यहाँ पे लैंसर बोलता है कि अगर ऐसी बात है तब तो तुम मेरे सामने आराम से हार जाओगी, क्योंकि तुम्हारा पूरा आर्मर ही मैजिक से बना है। फिर इसके बाद यहाँ पे सेबर अपने आर्मर को ही उतार देती है और डिसाइड करती है कि वो एक ही बार में हमला करेगी लैंसर के ऊपर और उसे खत्म करेगी। अब यहाँ पे वो चली भी जाती है पूरे पावर से हमला करने के लिए लैंसर के ऊपर। लेकिन यहाँ पे लैंसर आगे नहीं बढ़ता, उल्टा यहाँ पे लैंसर वेट कर रहा होता है सेबर का। और जैसे ही सेबर उसके बहुत ही करीब आ जाती है वो अपने दूसरे भाले को भी ले आता है। ये देखने के बाद यहाँ पे सेबर समझ जाती है कि लैंसर का जो नोबल फैंटासिज्म है वो उसके दोनों भालों के अंदर है। और यहाँ पे सेबर मर भी सकती थी, लेकिन एन वक्त पे उसने अपने आप को नीचे झुका लिया, यही कारण है कि वो बच गई। लेकिन यहाँ पे स्कैंडर भी इन दोनों की फाइटें देख रहा था और उसका मन कर रहा था कि वो बाकी के जितने भी 6 सर्वेंट हैं उन सबसे एक साथ लड़े। लेकिन यहाँ पे वेव बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, हमारा तो प्लान ये था ना कि पहले ये दोनों आपस में लड़ेंगे, फिर कोई एक मर जाएगा और जब दूसरा वीक हो जाएगा तब हम जा करके हमला करेंगे। लेकिन यहाँ पे स्कैंडर बोलता है कि इसमें मजा नहीं है। एक ट्रू वॉरियर अपने अपोनेंट से उसकी फुल स्ट्रेंथ में लड़ता है ताकि वो अपने आप को भी साबित कर सके कि वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे वेव बोलता है कि इस वॉर का तो यही मतलब है ना कि हमें सारे सर्वेंट और मास्टर्स को खत्म करना होगा वॉर जीतने के लिए। तब यहाँ पे स्कैंडर बोलता है कि हमें इस वॉर को जीतना है, लेकिन इस वॉर के चक्कर में हमें सब चीज डिस्ट्रॉय नहीं करना है, और इसके अलावा हमें अपने अपोनेंट को भी हराना है, लेकिन कभी उसको नीचा नहीं दिखाना है। इतना बोलने के बाद यहाँ पे स्कैंडर ऑक्स को बुला लेता है और फिर इसके बाद वो तैयार हो जाता है इन दोनों की फाइट को ज्वाइन करने के लिए। और इधर पे सेबर और लैंसर दोनों के हाथ में कट लग गया था, लेकिन इधर पे जो लैंसर का मास्टर था वो उसको हील तो कर देता है, लेकिन यहाँ पे सेबर को हीलिंग नहीं मिल पा रही थी। आयरी यहाँ पे बोलती भी है सेबर से कि मैंने तुम्हें हील तो कर दिया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम हील क्यों नहीं हो पा रही हो। तब यहाँ पे सेबर बोलती है कि मैं समझ गई, क्योंकि लैंसर ने जिस भाले से मेरे हाथ पे कट लगाया है वो बेसिकली एक कर्स्ड भाला है। इसका मतलब ये है कि उसका कर्स्ड इतना ज्यादा पावरफुल है कि हीलिंग मैजिक काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे सेबर देखती है कि लैंसर के पास 2 तरीके के भाले हैं। जो लाल वाला भाला है वो काम करता है मैजिक को काटने का, और जो पीला वाला भाला है वो कर्स्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है ताकि कोई भी अगर घाव उससे हो जाए तो वो कभी हील ना हो पाए। इसके अलावा यहाँ पे सेबर ये भी समझ जाती है कि लैंसर को उसके पुराने समय में नाइट ऑफ द फ्योना बोला जाता था। इसका मतलब ये है कि वो भी एक पुराना महान योद्धा है। और यहाँ पे लैंसर भी सेबर की स्वॉर्ड को देखने के बाद समझ जाता है कि सेबर एक महान योद्धा है जिसको किंग ऑफ द नाइट्स बोला जाता था। अब दोनों ही एक दूसरे का नाम जानते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे सेबर अपने आर्मर को पहन लेती है और फिर यहाँ पे दोनों स्टार्ट करने वाले थे एक दूसरे से लड़ाई, और इस बार दोनों एक दूसरे को खत्म करने वाले थे। लेकिन तभी वहाँ पे स्कैंडर आ जाता है अपने ऑक्स के ऊपर बैठ करके, और वो यहाँ पे आने के बाद बोलने लगता है कि अपने अपने हथियारों को नीचे रख दो क्योंकि तुम्हारा राजा आ गया है और मेरा नाम है स्कैंडर, किंग ऑफ कॉन्करर। लेकिन यहाँ पे वेव उसको डांटता है और बोलता है कि तुमने अपना सबको नाम क्यों बता दिया, हमें यहाँ पे अपना नाम नहीं बताना है और हर किसी को छुपा के रखना है कि उनका सर्वेंट कौन है।
लेकिन यहाँ पे स्कैंडर उसकी कोई बात नहीं सुनता और दोनों को एक ऑफर देता है और वो बोलने लगता है कि तुम दोनों मिल करके मेरा साथ दो, या तो मेरे भाई बन जाओ, नहीं तो मेरे साथ एक पार्टनर की तरह काम करो और फिर इसके बाद हम मिल करके इस वॉर को जीत जाएंगे और वॉर को जीतने के बाद जो इनाम होगा वो मुझे मिलेगा, लेकिन मैं उसको तुम्हारे साथ बांट भी सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे लैंसर इसके ऑफर को ठुकरा देता है और बोलता है कि मैं अपने मास्टर को धोखा नहीं दूंगा, अभी फिलहाल के लिए मुझे मेरे मास्टर के लिए लड़ना है। और यहाँ पे सेबर भी बोलती है कि मैं अपने फर्ज से गद्दारी नहीं कर सकती। और यहाँ पे वेवर भी जो है लगातार यहाँ पे समझा रहा होता है स्कैंडर को कि चलो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, इन दोनों को फाइट करने दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लैंसर का जो मास्टर होता है वो यहाँ पे बोलने लगता है कि तुमने ही मेरा रेलिक चुराया था। और ये आवाज सुनने के बाद यहाँ पे वेवर और भी ज्यादा डर जाता है। वो समझ जाता है कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी के टीचर की है और यहाँ पे लैंसर का मास्टर भी उसी का टीचर होता है। और वो टीचर यहाँ पे लगातार वेवर को बता रहा होता है कि तुमने मेरा रेलिक तो चुरा लिया और मेरे सर्वेंट को भी चुरा लिया, लेकिन याद रहे कि इस वाले वॉर में हम मास्टर्स को मार सकते हैं। यही कारण है कि मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ कि दर्द किसे कहते हैं और ऊपर से मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि एक मेज जब दूसरे मेज की जान लेता है तो कैसा होता है। ये सब सुनने के बाद यहाँ पे वेवर डर रहा था, लेकिन तभी स्कैंडर उसको हौसला देता है और वो यहाँ पे वेवर के टीचर को बोलने लगता है कि तुम मेरे मास्टर बन ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा मास्टर कोई ऐसा ही व्यक्ति बन सकता है जो कि मेरे साथ खड़ा रहेगा, जैसे कि वेवर जो अभी मेरे साथ है, ना कि तुम जैसा मास्टर जो कि अपने सर्वेंट को आगे भेज देता है लेकिन खुद कहीं छुप के बैठता है। लेकिन तुम अकेले नहीं हो, इसके अलावा और भी कई सारे लोग हैं जो अभी फिलहाल के लिए हमें छुप के देख रहे हैं, लेकिन उन पे ध्यान मत दो। यहाँ पे कई सारे हीरोइक स्पिरिट भी हैं जो कि हमें छुप के देख रहे हैं, तो मैं उन सभी स्पिरिट्स को बोलना चाहूंगा कि आओ और मुझसे लड़ो। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे तोसाका किरी को बोलने लगता है कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, और यहाँ पे किरी भी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और तभी यहाँ पे गिलगामेश आ जाता है जो कि स्कैंडर को बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने अपने आप को राजा कैसे बोल दिया, जबकि मेरे रहते हुए यहाँ पे कोई भी राजा नहीं बन सकता। इस जगह केवल मैं ही राजा हूँ और मैं ही राज करूंगा। लेकिन यहाँ पे स्कैंडर उसको बोलने लगता है कि अगर तुम इस जगह के राजा हो और अपने आप को राजा घोषित कर चुके हो तो एक काम करो, अपनी आइडेंटिटी तो बताओ, अपना नाम बताओ और सबको बताओ कि तुम पहले कौन से हीरो हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे गिलगामेश बोलने लगता है कि अगर मुझे देख करके भी तुम्हें नहीं पता चल रहा कि मेरी आइडेंटिटी क्या है तो कोई फायदा नहीं है तुम्हें बता करके भी। इसके बाद गिलगामेश अपनी नोबल फैंटाजम का इस्तेमाल करता है यहाँ पे हर किसी को खत्म करने के लिए, और उसके इस नोबल फैंटाजम को देखने के बाद हर कोई समझ जाता है कि इसी ने असैसिन की जान ली थी। लेकिन ये लोग आपस में लड़ाई लड़े इससे पहले कि यहाँ पे कार्या अपने सर्वेंट बजर को यहाँ पे भेज देता है। अब उसको देखने के बाद यहाँ पे स्कैंडर वेवर से बोलने लगता है कि मुझे उसको देख करके बताओ कि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, क्योंकि तुम तो ऐसा कर सकते हो ना, तुम एक मेज हो। लेकिन यहाँ पे वेवर लगातार बजर को देख रहा था, उसके बावजूद भी उसे कुछ पता नहीं चल रहा था, और वो स्कैंडर को बोलने भी लगता है कि मैं नहीं देख के बता सकता कि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। और फिर यहाँ पे सेबर बताने लगती है कि बजर एक टाइप की कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, यही कारण है कि हमें उसको देख करके नहीं पता चलेगा कि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। यहाँ पे किरित्सुगु भी बजर को देखने के बाद ये सोच रहा होता है कि भला उसका मास्टर उसको यहाँ पे समन क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 4 सर्वेंट्स हैं। इसलिए वो यहाँ पे बोलने लगता है माया से कि एक काम करो, तुम असैसिन के ऊपर नजर रखो, मैं जा रहा हूँ बजर के मास्टर को ढूंढने के लिए। लेकिन यहाँ पे बजरकर लगातार देख रहा होता है गिलगामेश को, तो गिलगामेश को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपना सबसे पहला हमला कर देता है बजरगर के ऊपर। लेकिन यहाँ पे बजरगर इस हमले से बच जाता है, तो स्कैंडर बताने लगता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, बस उसने किया ये कि सबसे पहले उसके ऊपर स्वॉर्ड से हमला हुआ तो उसने स्वॉर्ड को पकड़ लिया और बाद में जो भाला था उसी के ऊपर हमला कर दिया, यानी कि उसने अपनी जान उसी हथियार से बचाई जिससे गिलगामेश ने उसके ऊपर हमला किया था। और क्योंकि यहाँ पे अब बजरगर बच गया था तो गिलगामेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे बजरगर को मार के रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और फिर वो कई सारे और हथियार लेकर के आता है और उनसे हमला करने लगता है बजरगर के ऊपर। लेकिन यहाँ पे बजरकर को कुछ भी नहीं होता और यहाँ पे वो और भी बड़ा हमला करने वाला था। लेकिन तभी यहाँ पे तोसाका उसको कमांड सील से ये हुक्म देता है कि तुम वापस आ जाओ। तोसाका ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि गिलगामेश एक नंबर का गधा है जो कि फाइटिंग से पहले ही हर एक सर्वेंट को दिखा रहा है अपने नोबल फैंटाजम। अब इधर से गिलगामेश तो चला जाता है, लेकिन उसके बाद बजरकर यहाँ पे लगातार सेबर की तरफ देख रहा था और फिर वो तुरंत एक रॉड उठाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। और ये चीज देखने के बाद यहाँ पे स्कैंडर बोलने लगता है कि बजरकर का नोबल फैंटाजम यही है कि वो किसी भी चीज को छू ले तो वो उसका हथियार बन जाता है। और फिर यहाँ पे लगातार बजरकर क्योंकि सेबर के ऊपर हमला कर रहा था और यहाँ पे सेबर को लगातार पीछे हटना पड़ रहा था क्योंकि अभी के लिए बजरकर की पावर ज्यादा थी। और तभी यहाँ पे बजरकर को एक मौका मिल जाता है कि उस सेबर के ऊपर डायरेक्ट अटैक करे, लेकिन तभी यहाँ पे बीच में लैंसर आ जाता है जो कि उसके हथियार को बीच में से काट देता है। और फिर इसके बाद वो यहाँ पे बजरकर को बताने लगता है कि सेबर से मैं लड़ रहा था तो पहले हमारी लड़ाई खत्म होने दो, उसके बाद अगर तुम्हें लड़ना हो तो लड़ लेना। वो अपने मास्टर को भी समझा रहा होता है कि मैं सेबर को खत्म कर सकता हूँ, आप प्लीज मुझ पर
भरोसा रखिए। लेकिन यहाँ पे जो उसका मास्टर था वो कमांड सील का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे लैंसर को ये हुक्म देता है कि बजरकर के साथ मिल करके सेबर को खत्म करो। अब यहाँ पे सेबर के सामने लैंसर और बजरकर दोनों ही थे, तो डर जाती है कि कहीं यहाँ पे आयरी को कुछ हो न जाए, इसलिए वो बोलती भी है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन यहाँ पे किरित्सुगु भी तैयार हो जाता है। वो तुरंत ही यहाँ पे माया को बोलता है कि मेरे इशारे पे तुरंत ही तुम असैसिन को मार देना और मैं यहाँ पे लैंसर के मास्टर को मार दूंगा। लेकिन जैसा ही वो ऐसा करने वाला था तुरंत ही हम देखते हैं कि यहाँ पे स्कैंडर इन दोनों के बीच में आ जाता है और जब वो इन दोनों के बीच में आ रहा था तो वो अपना ऑक्स यहाँ पे बजरगर के ऊपर चला देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे बजरगर कमजोर पड़ जाता है और वो उठ नहीं पा रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है और फिर यहाँ पे वो लैंसर के मास्टर को बोलने लगता है कि देखो लैंसर को अपनी लड़ाई खुद लड़ने दो, तुम अपनी चीप ट्रिक्स के जरिए उसको मजबूर मत करो कि वो किसी और के साथ मिल करके अपनी लड़ाई लड़े। और मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम लैंसर को वापस बुला लो ताकि वो अपनी जंग फिर किसी और दिन लड़ सके। लेकिन याद रहे कि अगर उसकी फाइट में तुमने फिर कभी इंटरफेयर किया तो इस बार जो है मैं सेबर का साथ दूंगा और तुम्हारे जो सर्वेंट है उसको खत्म कर दूंगा। अब लैंसर का मास्टर ये सुनने के बाद डर जाता है और उसको डर इस बात का था कि यहाँ पे कहीं स्कैंडर और सेबर मिल करके उसके लैंसर को खत्म ना कर दे, इसलिए लैंसर को वापस बुला लेता है। और यहाँ पे लैंसर वापस जाने से पहले यहाँ पे स्कैंडर को बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे स्कैंडर जो है सेबर को समझाने लगता है कि देखो सबसे पहले तुम्हें लड़ाई लड़नी होगी लैंसर से, क्योंकि तुम्हारे हाथ पे अभी भी उसका कर्स्ड है और तुम्हारा हाथ तब तक ठीक नहीं होगा जब तक तुम लैंसर को हरा नहीं देती या उसके कर्स्ट को खत्म नहीं कर देती। तो सबसे पहले तुम लैंसर से लड़ो और अपना मामला सुलझा लो और तुम दोनों में से जो भी जीतेगा आगे चल करके मैं उसी से लड़ाई लड़ने वाला हूँ। इतना बोलने के बाद स्कैंडर भी उधर से चला जाता है। लेकिन फिर इसके बाद यहाँ पे सेबर आयरी को बताने लगती है कि आज जितने भी सर्वेंट हमारे सामने आए थे वो सभी स्ट्रॉन्ग थे और मैं किसी एक को भी लाइटली नहीं ले सकती। यही कारण है कि अब आगे चल करके अगर किसी भी सर्वेंट से मेरा मुकाबला होता है तो मेरे को अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कारिया को जो लगातार हंस रहा होता है क्योंकि उसने देखा है कि किस तरीके से बजरगर ने यहाँ पे सामना किया गिलगामेश का और ऊपर से उसने सेबर का भी सामना किया। तो यहाँ पे कारिया को उम्मीद है कि बजरगर आगे चल करके सबको हरा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि बजरगर कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और कारिया उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। यही कारण है कि कारिया की बॉडी अंदर से और भी ज्यादा वीक होती जा रही थी। इसलिए यहाँ पे कारिया डिसाइड करता है कि उसे कैसे भी करके बजरगर को कंट्रोल करना होगा अगर उसे ये जंग जीतनी है। और इधर पे हम देखते हैं एक असैसिन को जो कि कीरी के पास आती है और वो आने के बाद बताने लगती है कि मेरे को चर्च के बाहर ये पंछी मिला है और आप इसके पाँव को देखिए, इसके पाँव पे एक ऐसी चीज है जिसके जरिए हम पे नजर रखी जा रही थी। और यहाँ पे उरियो ने भी सभी सर्वेंट्स को देख लिया था और उनके पावर्स को भी उसने देखा, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी था। वो फिर यहाँ पे ब्लू बियर्ड से पूछने लगता है कि मुझे इस वॉर के बारे में और भी कुछ बताओ। लेकिन यहाँ पे ब्लू बियर्ड का अलग ही प्लान चल रहा था। वो यहाँ पे बताने लगता है कि मुझे फाइनली एक ऐसी लड़की मिल गई है जिसकी मुझे तलाश थी, जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ, जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत हो और पावरफुल भी। फिर यहाँ पे उरुरु पूछने लगता है कि वो है कौन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लू बियर्ड उसको दिखाने लगता है सेबर को और बताने लगता है कि बहुत जल्द मैं इसको पाने वाला हूँ। और इधर पे जब आयरी और सेबर लगातार गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने ब्लू बियर्ड आ जाता है। वो यहाँ पे सेबर को देखने के बाद बोलता है कि मुझे तुम्हारा ही इंतजार था होली वर्जिन। लेकिन यहाँ पे सेबर बोलती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे ब्लू बियर्ड बोलने लगता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानती, क्या तुम ये चेहरा भूल गई। यहाँ पे सेबर लगातार उसको बोल रही होती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। लेकिन यहाँ पे ब्लू बियर्ड उसको बोल रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने लगातार गॉड से प्रे किया है तुम्हारे वापस आने का और देखो गॉड ने मेरी सुन ली है, लगता है तुम वापस आ गई इस जन्म में। लेकिन यहाँ पे सेबर उसको फिर समझा रही होती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। लेकिन यहाँ पे ब्लू बियर्ड उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा था, इसलिए यहाँ पे सेबर उसके ऊपर हमला करती है। लेकिन ये सिर्फ एक वार्निंग था और यहाँ पे सेबर उसको बता रही होती है कि देखो मैं तुम्हें नहीं जानती, अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो यहीं पे लड़ो, नहीं तो अगर तुम्हें और कोई कहानी सुनानी है तो कहीं और जाके सुनाओ। ब्लू बियर्ड ये सुनने के बाद उदास हो जाता है और बोलने लगता है कि गॉड ने एक ऐसा कर्ज दे दिया है तुमको कि तुम मुझे भूल चुकी हो। इतना बोलने के बाद ब्लू बियर्ड उधर से चला जाता है और इधर पे ओरियो कई सारे बच्चों को एक खंबे से गाड़ देता है और बोलता है कि ये मेरा आर्ट है। लेकिन तभी वहाँ पे ब्लू बियर्ड आता है और यहाँ पे आने के बाद एक बच्चे को मार देता है। वो बाद में बता रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके जेनिन की सोल को वहाँ से निकालना होगा, क्योंकि गॉड ने मेरे को धोखा दिया है, उन्होंने जेनिन की बॉडी के अंदर किसी और का ही सोल डाल दिया है। इसलिए मुझे कैसे भी करके अपने मैजिक पावर के जरिए या फिर मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे कैसे भी करके इस गॉड के कर्स्ट को हटाना होगा। और इधर पे जो मिलावे होता है वो लगातार लैंसर को डांट रहा होता है कि तुमने क्यों नहीं सेबर को मार दिया, तुम्हारे पास मौका था।
लेकिन यहाँ पे लैंसर उसको बार बार बता रहा होता है कि देखिए मास्टर, मेरी जो वफादारी है वो आपके लिए है और अगली बार जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं सेबर को मार दूंगा। यहाँ पे मिलॉय उसको बोलने लगता है कि देखो मुझे बार बार ये वफादारी के बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि तुम मेरे सर्वेंट हो और मेरे पास है कमांड सील, तो मुझे पता है कि तुम मेरे ऑर्डर मानोगे, लेकिन तुमने आज बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन तभी वहाँ पे एक और लड़की आती है जो कि यहाँ पे मिलॉय को बोलती है कि गलती उसने नहीं तुमने की है, क्योंकि तुम उसके मास्टर थे लेकिन तुम छुपे रहे, और ऊपर से तुम्हें पता ही है ना कि लैंसर ने सेबर के हाथ पे कर्स टेक्निक का इस्तेमाल किया है, और यही कारण है कि सेबर का जो लेफ्ट हैंड है वो तब तक ठीक नहीं होगा जब तक लैंसर जिंदा है। तो यहाँ पे गलती उससे नहीं तुमसे हुई है। तुम्हें तो पहले से ही पता था कि सेबर बहुत कमजोर हो चुकी है, इसलिए तुम चाहो तो सेबर के पीछे भी जा करके उसको मार सकते हो। यहाँ तक कि तुम्हें तो हमला करना चाहिए था उसके मास्टर के ऊपर, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम छुपे रहे। वैसे तो तुम इसके मास्टर हो, लेकिन इसको जो माना सप्लाई हो रहा है वो मेरे द्वारा हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम इतना ज्यादा डर गए कि तुम किसी के सामने नहीं गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम डरपोक हो। लेकिन यहाँ पे लैंसर इस लड़की को चुप करा देता है और बोलने लगता है कि मेरे मास्टर की इंसल्ट मत करना, अगर अगली बार ऐसा किया तो मुझे तुम्हें मारना होगा। लेकिन तभी बिल्डिंग में एक फायर अलार्म सुनाई देता है और यहाँ पे मिलॉन समझ जाता है कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जरूर मुझे ऐसा लगता है कि सेबर अपने मास्टर के साथ आ चुकी है, क्योंकि जब तक हमारा लैंसर नहीं मरेगा तब तक सेबर का हाथ ठीक नहीं होगा। यही कारण है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, इसलिए वो यहाँ पे लैंसर को फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भेज देता है और बोलने लगता है कि अगर तुम्हें वहाँ पे सेबर दिखाई दे तो उसको मार देना। लेकिन इसके अलावा बैकअप के तौर पे यहाँ पे मिलॉन ने हर एक फ्लोर के ऊपर मैजिक ट्रैप बिछा के रखे हैं और उसको पूरा विश्वास होता है कि इस बार वो सेबर को हरा देगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं किरित्सुगु को, जिसने की बिल्डिंग में अफवाह फैला दी थी कि बिल्डिंग में आग लग चुकी है। यही कारण है कि होटल के स्टाफ ने बिल्डिंग में से सबको निकलवा लिया था। लेकिन यहाँ पे मिलॉन उस लड़की के साथ अभी भी बिल्डिंग के अंदर था, और जब होटल का स्टाफ उसको लगातार ढूंढ रहा था तो यहाँ पे किरित्सुगु जाता है उस बिल्डिंग के स्टाफ के पास और बोलने लगता है कि वो दोनों पहले ही जा चुके हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे किरित्सुगु बम को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग में ही बम ब्लास्ट होने लगते हैं और पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो माया को कॉल करके पूछता है कि तुमने देखा ना कि मिलॉन बिल्डिंग से भागा तो नहीं? तो यहाँ पे माया बताने लगती है कि नहीं, मिलॉन बिल्डिंग में ही था जब बम ब्लास्ट हुआ। लेकिन तभी यहाँ पे माया के ऊपर किरी हमला कर देता है और यहाँ पे किरी बोलने लगता है कि क्या दिमाग लगाया तुमने डायरेक्ट मास्टर को ही मार दिया ताकि यहाँ पे लैंसर जो है सेबर से ना लड़ पाए। और ऊपर से मिलॉन बिल्डिंग के अंदर यही सोच करके रुक गया था कि उसका मैजिक यहाँ पे सेबर को रोक लेगा, लेकिन उसको क्या पता था कि उसका मैजिक का सामना यहाँ पे बम से था। चलो अब ये बताओ कि तुम्हारे साथ और कौन है? लेकिन तभी यहाँ पे माया उसके ऊपर गोली से हमला कर देती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कीरे सिर्फ एक ब्लेड में उसका हाथ काट देता है और ऊपर से यहाँ पे उसका गन भी नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे कीरी लगातार माया के पास आ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे एक स्मोक बम आ जाता है और इस मौके का फायदा उठा करके माया उधर से भाग जाती है। लेकिन यहाँ पे कीरी को ये समझ में तो आ जाता है कि माया के साथ कोई और भी था यहाँ पे जिसने कि स्मोक बम फेंका है। माया खुद से स्मोक बम फेंक ही नहीं पाती। फिर इसके बाद तभी वहाँ पे एक असैसिन आ जाता है जो कि कीरी को बताने लगता है ब्लू बियर्ड के बारे में, और फिर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाने के बाद यहाँ पे कीरी तोसाको को बताने लगता है कि कैसे कई सारे टाउन में से 15 बच्चे गायब हो चुके हैं और इन सभी बच्चों को कोई और नहीं बल्कि ब्लू बियर्ड गायब कर रहा है, और इन सबके पीछे उसका मास्टर भी उसका साथ दे रहा है जो कि एक सीरियल किलर है। ये सब लोग बच्चों को किडनैप करके कोई ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने वाले हैं, और ऊपर से ये लोग अपने सबूतों को छुपा भी नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो लोग इस वॉर के पीछे है ही नहीं, उनका कोई और ही मोटिव है। और ये सब जानने के बाद यहाँ पे तोसाका बोलने लगता है कि भला होली ग्रिल वॉर किसी ऐसे को मास्टर क्यों चुनेगी जो कि सीरियल किलर हो। और यहाँ पे कीरी के फादर बोलने लगते हैं कि इस वॉर का रूल कहता है कि हम किसी मासूम की जान नहीं लेंगे इस वॉर को जीतने के लिए। मेरे को ऐसा लगता है कि हमें सभी मास्टर्स को ये बताना होगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ताकि हर एक मास्टर हमारा साथ दे ब्लू बियर्ड को हराने के लिए। इसके बाद कीरी जैसी दूसरे रूम में जाता है तो देखता है कि वहाँ पे गिलगामेश था। यहाँ पे वो गिलगामेश से पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों आ गए? तो गिलगामेश बताने लगता है कि तोसाका बहुत ही बोरिंग पर्सन है और उसका जो प्लान है कि मेजेस के सारे सीक्रेट्स के बारे में पता लगाना वो भी बहुत बोरिंग है। लेकिन यहाँ पे कीरी बोलता है कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि तुम्हें तुम्हारा मास्टर पसंद नहीं है। देखो हो सकता है कि तोसाका बहुत ही बोरिंग पर्सन है, लेकिन उसका जो प्लान है वो बहुत अलग है, क्योंकि वो होली ग्रिल वॉर जीतने के बाद सबसे पहले तो सारे मेजेस की पावर को पाना चाहता है। ना केवल इतना ही बल्कि वो इस बात का पता लगाना चाहता है कि वो कैसे इस दुनिया की रियलिटी को बदल सके, यानी कि उसके पास इतनी सारी पावर आ जाए कि वो जब चाहे इस दुनिया को खत्म भी कर सके और एक नई दुनिया बना सके। ये सुनने के बाद गिलगामेश बोलता है कि जैसे तोसाका का एक मोटिव है उसी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक मास्टर का अपना एक मोटिव है इस वॉर को लड़ने के लिए। तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या मोटिव है। यहाँ पे कीरी बोलने लगता है कि मेरा कोई भी पर्सनल मोटिव नहीं है। लेकिन यहाँ पे गिलगामेश बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा कोई तो पर्सनल मोटिव होगा। एक काम क्यों नहीं करते, तुम इस वॉर को खुद जीत जाओ और बाद में अपने लिए खुशियां मांगना। तो यहाँ पे कीरी बोलने लगता है कि खुशियां इतनी छोटी सी चीज। लेकिन गिलगामेश उसको बताने लगता है कि खुशी एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोग सालों भर लड़ते हैं, स्ट्रगल भी करते हैं, लेकिन एंड में भी उन्हें खुशी नहीं मिल पाती। देखो कीरी, अगर तुम्हें खुशियां नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, कम से कम तुम मेरी खुशी में तो शामिल हो सकते हो। इसलिए मैं चाहूंगा
चाहूंगा एक काम करो, तुम अपने असैसिन्स को ये बोलो कि जितने ही मास्टर से उनके ऊपर नजर रखें और इस बात का भी पता लगाए कि उनका क्या मोटिव है इस वॉर के पीछे। कीली बोलता है कि मैं अपने असैसिन के जरिए इन बातों का पता तो लगा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये सब जानना क्यों है? तो गिलगामेश बताने लगता है कि मुझे ह्यूमंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और कोई तो ऐसा मास्टर होगा जिसके मोटिव्स जानने के बाद मुझे मजा आएगा। यही कारण है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हर एक मास्टर के मोटिव के बारे में पता लगाओ। इतना बोलने के बाद गिलगामेश उधर से चला जाता है, लेकिन फिर यहाँ पे कीरी खुद से एक सवाल करने लगता है कि उसको क्या चाहिए इस वॉर से, और वो बोलने लगता है कि अगर मैं पता लगाऊं कि किरीत्सुगो को क्या चाहिए इस वॉर से तो हो सकता है मुझे भी मेरा खुद का मोटिव मिल जाए। लेकिन जब बिल्डिंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी जाती है तो उधर पे फायर फाइटर्स आते हैं उसके बाद, और वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे काली कलर की बॉल है। उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये है क्या, लेकिन जैसे इनका कमांडर उस बॉल को हाथ लगाता है उसका हाथ बॉल के आर पार चला जाता है, और फिर उसके बाद वो लगातार बस ये बोल रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके इस बॉल को यहाँ से कहीं दूर लेकर के जाना है, और वो अपने सभी साथियों को बोलता है कि इसको ट्रक पे लोड करो। और इधर पे कीरी के फादर अपने चर्च के अंदर ये अनाउंसमेंट करते हैं हर एक मास्टर को कि देखो अभी फिलहाल के लिए वॉर में चेंजेस किए जा रहे हैं, और वो चेंज ये है कि अभी फिलहाल के लिए हम सबको ब्लू बियर्ड और उसके मास्टर को खत्म करना है, क्योंकि वो लोग वॉर के नियमों को तोड़ रहे हैं। इसलिए मैं यही बोलूंगा कि सभी मास्टर्स अभी फिलहाल के लिए एक साथ मिलकर के काम करें और कैसे भी करके उसको खत्म करे। ना केवल इतना ही, बल्कि जो भी मास्टर ब्लू बियर्ड और उसके मास्टर को पहले खत्म करेगा उसको मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा कमांड सील दी जाएगी, और ये वो कमांड सील है जो कि आपसे पहले जितने ही मास्टर बने हैं उनके द्वारा वेस्ट हो गए थे, क्योंकि वो लोग ने सही समय पे इस्तेमाल नहीं किया और वो लोग पहले ही मर गए। अब इस अनाउंसमेंट के बाद कीरी के फादर यहाँ पे तोसाका को बताते हैं कि मैंने हर एक मास्टर को बता दिया है उन्हें क्या करना है। लेकिन सबसे अजीब चीज ये हुई है कि इस वाले अनाउंसमेंट में 5 मास्टर आए थे मेरी बात सुनने के लिए। तो ये सुनते ही तोसाका समझ जाता है कि मिलोन अभी भी जिंदा है, और क्योंकि उसने पहले ही अपने एक कमांड सील का इस्तेमाल कर लिया है तो हो सकता है एक नए कमांड सील पाने के लिए वो ब्लू बियर्ड के पीछे जाएगा। लेकिन ये बात तो यहाँ पे इन दोनों को पता होता है कि मिलोन के अलावा अगर किसी और मास्टर को एक नया कमांड सील मिल गया तो वो उनके लिए एडवांटेज होगा। इसलिए यहाँ पे कीरी के फादर ये बताते हैं कि एक काम करते हैं, बाकी मास्टर्स को फिलहाल के लिए ब्लू बियर्ड को कमजोर करने दो, लेकिन ब्लू बियर्ड को मारने का काम तो यहाँ पे गिलगामेश ही करेगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे स्कैंडर का अपना ही अलग चल रहा था, यानी कि वो तो आराम से नॉर्मल कपड़े पहन करके बाहर घूमना चाहता था। वो यहाँ पे वेवर को बताता है कि जब सेवर नॉर्मल कपड़े पहन करके अपने मास्टर के साथ घूम सकती है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन यहाँ पे वेवर बोलता है कि तुम बाहर घूमने कैसे जाओगे, तुमने तो पैंट पहना ही नहीं है। तो यहाँ पे बोलता है कि एक काम करो तुम मुझे पैंट दिला दो। तो वेवर बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें पैंट नहीं दिलाऊंगा, अभी शांति से नॉर्मल सर्वेंट की तरह काम करो और जाकर के बाकी सर्वेंट को डिफीट करो, और इसके अलावा हमें ब्लू बियर्ड का भी काम तमाम करना होगा। तो यहाँ पे स्कैंडर बोलता है कि इसका मतलब ये है कि अगर मैंने किसी और सर्वेंट को हरा दिया तो तुम मुझे पैंट दिला दोगे। और ये सुनने के बाद वेवर बोलता है कि मैं क्या करूँ तुम्हारा। लेकिन इधर पे हम देखते हैं कि इधर पे किरीत्सुगो जो है सबको बता रहा होता है कि ये 4 जगह हैं, ये 4 टेम्पल हैं जो बेसिकली सेकंड फेज में हमारे बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि ये 4 टेम्पल एक ऐसी जगह बन सकती हैं जहाँ पे होली ग्रेल समिन होगा। क्योंकि जब सेकंड फेज स्टार्ट होगा इस वॉर का और केवल कुछ ही सर्वेंट बचेंगे तब ये टेम्पल्स हमारे ऑपरेशन में बहुत काम आने वाले हैं। तब यहाँ पे आयरी पूछने लगती है किरीत्सुगो से कि अभी फिलहाल के लिए हमें ब्लू बियर्ड का क्या करना है। तो यहाँ पे किरीत्सुगो बताने लगता है कि देखो उसके बारे में इतना मत सोचो, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि हमारा जो सेबर है वो उसकी जनीन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादातर हमें ही ढूंढते हुए आएगा। लेकिन यहाँ पे सेबर बोलने लगती है कि देखो हमें जाकर के डायरेक्ट ब्लू बियर्ड को हराना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बुरे काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे किरीत्सुगो उसको कुछ भी बोलता नहीं, वो बल्कि यहाँ पे आयरी को ये बोलने लगता है कि इस फॉरेस्ट के आसपास अपने स्पेल्स को बिछा दो, ताकि कोई भी अगर हम पे नजर रखे या हमारे पास आए तो हमें पता चल जाए। आयरी बोलती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए सेबर का जो लेफ्ट हैंड है वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है, उस पर अभी भी कर्स्ड है। इसका मतलब ये है कि लैंसर अभी भी जिंदा है, तो क्या हमें लैंसर के पीछे नहीं जाना चाहिए और उसको खत्म करना चाहिए। तो यहाँ पे किरीत्सुगो बोलने लगता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए तुम बस इस एरिया के बारे में अच्छे से जान जाओ और अपने मैजिक के जरिए यहाँ के आने वाले जितने भी दुश्मन हैं उनको कंफ्यूज करते रहो। मैं नहीं चाहता कि अभी फिलहाल के लिए सेबर किसी से भी लड़ाई लड़े, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ब्लू बियर्ड भी तोसाका के साथ मिलकर के काम कर रहा है, और हो सकता है हमें जानबूझ करके उसके पीछे भेजा जा रहा है ताकि यहाँ पे तोसाका का जो सर्वेंट है वो मौका मिलती बाकी सर्वेंट्स को खत्म कर दे। लेकिन यहाँ पे सेबर को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि वो लड़ना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे किरीत्सुगो उसको साफ साफ मना कर देता है। फिर इसके बाद जब किरीत्सुगो यहाँ पे अकेला होता है तो आयरी उससे पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो, और यहाँ पे किरीत्सुगो बोलता है क्यों ना हम भाग चले, मैं तुम्हें और इलिया को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। लेकिन आयरी बोलती है कि झूठ मत बोलो, इस वॉर से दूर रह करके तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। लेकिन यहाँ पे किरीत्सुगो बोलने लगता है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी जान ना चली जाए, क्योंकि कीरी को पहले से ही पता था कि मैं मेलन को मारने के लिए आने वाला हूँ, यही कारण है कि उसने माया के ऊपर भी हमला किया। लेकिन यहाँ पे आयरी बोलने लगती है कि चिंता मत करो, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बचाऊंगी, और ऊपर से सेबर भी हमारे साथ है। लेकिन तभी यहाँ पे आयरी को एहसास होता है कि उसने जो बैरियर लगाया है उसके अंदर कोई आ चुका है, और ये होता है ब्लू बियर्ड, जो कि यहाँ पे कई सारे बच्चों को लेकर के आया है। वो यहाँ पे सेबर को अपने लिए लेना चाहता है
और यहाँ तक कि उसको पता है कि आयरी उसके ऊपर नजर रख रही है। और वो तभी बोलने लगता है कि मुझे पता है कि सेबर बाहर नहीं आएगी, इसलिए मैं यहाँ पे बच्चों के साथ एक गेम खेलने वाला हूँ। मैं सभी बच्चों को बोलूंगा छुपने के लिए, लेकिन अगर मैंने किसी भी बच्चे को पकड़ लिया तो मैं उसको मार दूंगा। और यहाँ पे वो एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चे को मार भी देता है। अब ये सब देखने के बाद यहाँ पे आयरी तुरंत ही सेबर को बोलती है कि जाओ और ब्लू बियर्ड को खत्म कर दो। अब यहाँ पे सेबर जैसी जंगल के अंदर आ जाती है, वो देखती है कि उसके चारों तरफ बस बच्चों की लाश है, और तभी उसके पीछे आ जाता है यहाँ पे ब्लू बियर्ड, जो कि एक बच्चे के साथ था। और वो इस बच्चे से बोलने लगता है कि देखो ये लड़की आ गई है तुम्हारी जान बचाने के लिए, और क्योंकि ये अपने महल से बाहर आ गई है तो मुझे तुम्हें छोड़ना होगा। और ये इस बच्चे को छोड़ देता है सेबर के पास। सेबर यहाँ पे इस बच्चे को बोलने लगती है कि काम करो, इस पाथ को फॉलो करो और तुम यहाँ से सेफली निकल जाओगे। लेकिन अचानक से इस बच्चे के अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर आता है, जो कि यहाँ पे सेबर को पकड़ लेता है। यहाँ तक कि जितने बच्चे मर गए थे उनकी डेड बॉडीज के अंदर से भी ये मॉन्स्टर बाहर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे सेबर के पास इतनी पावर तो थी कि वो अपने आप को आजाद करा ले। फिर आजादी मिलने के बाद वो तुरंत ही जा रही होती है यहाँ पे ब्लू बियर्ड को खत्म करने के लिए। लेकिन रास्ते में कई सारे मॉन्स्टर उसके सामने आ रहे थे, लेकिन वो हर एक को खत्म कर रही थी। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि जितने ही मॉन्स्टर्स को मार रही थी वो लोग वापस से जिंदा हो रहे थे। अब यहाँ पे आयरी को ऐसा लग रहा था कि शायद ब्लू बियर्ड का जो माना है वो खत्म हो जाएगा और तब जाकर के सेबर उसको हरा सकती है। लेकिन यहाँ पे किरित्सुगु का अलग ही प्लान चल रहा था। वो यहाँ पे बोलने लगता है कि और कोई भी मास्टर यहाँ पे नहीं आया है ब्लू बियर्ड को खत्म करने के लिए, इसलिए वो माया को बोलता है कि तुम आयरी को लेकर के यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। लेकिन तभी आयरी को एहसास होता है कि इस बैरियर के अंदर कोई और भी मास्टर आ चुका है। लेकिन यहाँ पे सेबर ये लगातार सोच रही थी कि यहाँ पे ब्लू बियर्ड का माना खत्म क्यों नहीं हो रहा। तभी वो देखती है कि ब्लू बियर्ड के हाथ में एक बुक है और वो समझ जाती है कि ब्लू बियर्ड का ये नोबल फैंटाजम है। और यहाँ पे ब्लू बियर्ड भी बोलने लगता है कि तुमने सही समझा, इस बुक के जरिए मैं जब चाहूँ जितने चाहूँ उतने मॉन्स्टर्स क्रिएट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे सेबर उसकी तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन सभी मॉन्स्टर्स उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए लैंसर आ जाता है, और वो यहाँ पे आने के बाद बताने लगता है ब्लू बियर्ड को कि सेबर की जान केवल मैं ही लूंगा। लेकिन यहाँ पे ब्लू बियर्ड भी बोलने लगता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि सेबर की जो सोल है और यहाँ तक कि उसकी बॉडी से मेरे को बिलोंग करती है। और इतना बोलने के बाद वो यहाँ पे सभी मॉन्स्टर्स को हुक्म देता है कि इन दोनों को खत्म करो। और यहाँ पे हम देखते हैं मिलोन को, जो कि इस महल के अंदर आ जाता है। इस महल के अंदर आने के बाद हम देखते हैं कि उसके साथ एक अजीब सा लिक्विड था, जो कि उसकी लगातार प्रोटेक्शन कर रहा था हर एक ट्रैप से। लेकिन यहाँ पे मिलोन चाहता था कि वो खुद आयरी से लड़े, ताकि इस बात का फैसला हो जाए कि कौन सा मास्टर जिएगा और कौन सा मास्टर मर जाएगा। लेकिन जब वो यहाँ पे आयरी को ढूंढ रहा होता है तो उसको किरित्सुगु मिल जाता है, और यहाँ पे मिलोन समझ जाता है कि किरित्सुगु ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी बिल्डिंग में। इसलिए वो यहाँ पे अपने सिल्वर से लिक्विड को बोलने लगता है कि इसको मार दो। लेकिन यहाँ पे किरित्सुगु अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है और वो अपनी रफ्तार बढ़ा लेता है और वहाँ से भाग भी जाता है। यहाँ पे मिलोन को समझ में आ जाता है कि किरित्सुगु को थोड़ा बहुत मैजिक पता है, लेकिन वो ये बात भी जानता है कि किरित्सुगु ज्यादा देर तक नहीं भाग सकता, और ऐसा होता भी है। यहाँ पे किरित्सुगु थक गया था भागते भागते। लेकिन यहाँ पे किरित्सुगु को अच्छे से पता होता है कि ये जो सिल्वर कलर का लिक्विड है इसकी आंखें नहीं है, ये केवल इंसान को सेंस करती है और पता लगाती है कि वो इंसान कहाँ पे है। इसलिए यहाँ पे किरित्सुगु अपने हार्ट बीट और पल्सेस को कंट्रोल करता है, ताकि यहाँ पे मेलन को पता ना चल पाए कि वो कहाँ पे है। और यहाँ पे जब मेलन कॉरिडोर से बाहर निकलता है तो लेफ्ट की तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे राइट से किरित्सुगु उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इतनी गोलियां चलाने के बावजूद भी मेलन को कुछ नहीं होता, और मेलन बोलने लगता है कि तुम्हारी गोलियां मेरे सामने बेकार है। लेकिन इधर पे आयरी जब माया के साथ भाग रही होती है, तभी यहाँ पे आयरी को एहसास होता है कि उसके बैरियर के अंदर कोई और भी आ चुका है। तब यहाँ पे माया बोलती है कोई बात नहीं, हम इस जगह को चेंज कर देंगे और किसी और डायरेक्शन से भागेंगे। लेकिन यहाँ पे आयरी उसको बताने लगती है कि इस बार जो इंट्रूडर मेरे बैरियर के अंदर आ गया है वो कोई और नहीं बल्कि कीरी है, इसलिए तुम अब मेरी बात सुनो माया। मुझे पता है कि किरित्सुगु ने तुम्हें बोला था कि तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन करनी है और तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें किरित्सुगु की जान बचानी होगी कीरी से, इसलिए कैसे भी करके हमें कीरी को यहीं पे रोकना होगा। और यहाँ पे माया इसके लिए मान भी जाती है। और यहाँ पे किरित्सुगु जो है लगातार मेलन के ऊपर गोलियों से हमला कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मेलन अपने डिफेंस सिस्टम के जरिए लगातार बच रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे किरित्सुगु ऐसी गोली चलाता है मेलन के ऊपर कि यहाँ पे उसका डिफेंस सिस्टम उस गोली को पकड़ ही नहीं पाता, और यहाँ पे मेलन को शोल्डर में गोली लग जाती है। इसके बाद मेलन यहाँ पे किरित्सुगु के ऊपर हमला तो करवाता है अपने डिफेंस सिस्टम के जरिए, लेकिन यहाँ पे किरित्सुगु तब तक भाग जाता है। मेलन को ऐसा लगता है कि शायद वो केयरलेस हो गया था, यही कारण है कि गोली उसको लग गई, लेकिन अगली बार वो ऐसा नहीं करेगा। और यहाँ पे किरित्सुगु को भी अच्छे से पता है कि इस बार मेलन अपने डिफेंस सिस्टम पे बहुत ज्यादा ध्यान देगा, और यहाँ पे किरित्सुगु यही चाहता था। लेकिन इधर पे हम देखते हैं कि जब कीरी आगे जा ही रहा होता है जंगल में कि तभी उसके ऊपर गोलियां चलने लगती हैं, और यहाँ पे कीरी गोलियों को रोक देता है अपने ब्लेड से। लेकिन फिर जंगल में चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं और यहाँ पे कीरी कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वो चारों डायरेक्शन में अपने ब्लेड्स को फेंक देता है। लेकिन फिर उसको समझ में आता है कि जो गोलियां जंगल में चल रही हैं ये उसको कंफ्यूज करने के लिए किया गया है। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो माया है पीछे से आकर के उस पर गोलियां चला देती है और कीरी नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे माया को ऐसा लगता है कि शायद कीरी मर चुका है। लेकिन जैसे ही उसके पास जा रही थी तो यहाँ पे आयरी
आयरी उसको मना करती है कि नहीं ऐसा मत करना, और तब तक यहाँ पे कीरी उठ जाता है और वो तुरंत ही माया के ऊपर हमला करके उसे हरा भी देता है। अब यहाँ पे आयरी आ जाती है माया की जान बचाने के लिए। माया उसको बोलती भी है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा क्योंकि कीरी एक्सपर्ट है मेजेस को मारने में, यही कारण है कि तुम्हारा नॉर्मल मैजिक इसके ऊपर काम नहीं करेगा। लेकिन फिर यहाँ पे आयरी अपने स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल करती है जहाँ पे वो थ्रेड से बर्ड बनाती है और फिर हमला करने के लिए छोड़ देती है कीरी के ऊपर। अब यहाँ पे कीरी बर्ड से अपने आप को बचाने के लिए बर्ड के ऊपर हमला भी करता है, लेकिन उसका हाथ बर्ड के अंदर फंस जाता है और फिर आगे चल करके उसके जो थ्रेड्स थे वो पूरी तरीके से हाथ में बन जाते हैं। तो यहाँ पे कीरी कुछ कर नहीं पा रहा था और तभी आयरी उसको पेड़ से बांध देती है। फिर वो माया को बोलती है कि यही मौका है, इसको मार दो। माया ऐसा करने वाली थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कीरी था वो अपने आप को आजाद करवा लेता है। और ये चीज देखने के बाद तो यहाँ पे आयरी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे कीरी ने उसके मैजिकल थ्रेड को तोड़ा कैसे। और अब यहाँ पे कीरी माया की तरफ बढ़ रहा था और इधर पे सेबर और लैंसर चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी मॉन्स्टर्स खत्म नहीं हो रहे थे। इसलिए यहाँ पे सेबर बोलने लगती है कि हमें कैसे भी करके उसका जो नोवल फैंटेजम है, यानी कि जो उसके पास जो बुक है ब्लू बियर्ड के पास, उसको उससे अलग करना होगा। इसलिए मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगी और जैसे ही तुम्हें मौका मिले तुम तुरंत ही ब्लू बियर्ड के ऊपर हमला करके उस बुक को डिस्ट्रॉय करोगे या फिर बुक को उससे अलग करोगे। लेकिन यहाँ पे ब्लू बियर्ड को खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस होता है। वो बोल रहा होता है इन दोनों से कि मेरे पास इतने सारे मॉन्स्टर्स है कि तुम उनको लगातार मारते भी रहोगे तब भी वो नहीं मरेंगे, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोग थक के ही मर जाओगे। और तभी यहाँ पे ब्लू बियर्ड सभी मॉन्स्टर्स को बोलता है कि एक साथ इनके ऊपर हमला करो। यहाँ पे इनके ऊपर हमला होने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पे सेबर तुरंत ही डायरेक्ट अटैक करती है ब्लू बियर्ड के ऊपर। अब बीच में कई सारे मॉन्स्टर्स थे, लेकिन ये जो अटैक सेबर के द्वारा किया गया था इसमें विंड की पावर ज्यादा थी। यही कारण है कि लगातार मॉन्स्टर्स जो है हवा में उछलने लगते हैं। और यहाँ पे विंड की वजह से यहाँ पे लैंसर को एक जगह मिल जाती है कि वो तुरंत ही यहाँ पे ब्लू बियर्ड तक पहुंच सके। वो यहाँ पे ब्लू बियर्ड के पास पहुंच भी जाता है और अपने भाले की मदद से वो उसके बुक पे कट लगा देता है। और क्योंकि यहाँ पे ब्लू बियर्ड का जो बुक था डिस्ट्रॉय हो गया था, तो यही कारण था कि अब सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे मर जाते हैं। और यहाँ पे ये दोनों तैयार थे ब्लू बियर्ड को खत्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मिलोन लगातार किरीत्सुगु को ढूंढ रहा होता है महल के अंदर। उसको रास्ते में कई सारे ट्रैप मिलते हैं और यही चीज देखने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोल रहा होता है कि मेरे सामने आ जाओ, तुम कहाँ पे छुपे हो। और फाइनली यहाँ पे मेलन उसको ढूंढ ही लेता है। जब दोनों आमने सामने होते हैं तो यहाँ पे मेलन उसको बोलने लगता है कि मैं तुम्हें लगातार मारूंगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं उसके बाद तुम्हें हील भी करूंगा और फिर से मारूंगा, और मैं ऐसा तब तक करते रहूंगा जब तक तुम अपनी जान की भीख नहीं मांगते। अब यहाँ पे तुरंत ही किरीत्सुगु लगातार इसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। मेलन उसको बोलता भी है कि तुमने यही काम पहले भी किया था, इस बार मैं तुम्हारी ट्रिक में नहीं फंसने वाला। लेकिन फिर से यहाँ पे हम देखते हैं कि किरीत्सुगु उसके ऊपर एक और गोली चला देता है, लेकिन यहाँ पे मेलन इसके लिए तैयार था, इसलिए उसने कई सारे यहाँ पे बना रखे थे लेयर डिफेंस के, और पहले वाले लेयर के अंदर इस गोली को उसने पकड़ लिया था। और यहाँ पे ये दोनों मिल करके ब्लू बियर्ड को खत्म करने वाले थे कि तुरंत ही ब्लू बियर्ड वहाँ से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पे लैंसर को एहसास हो जाता है कि उसका मास्टर खतरे में है और उसकी जान जाने वाली है। और यहाँ पे सेबर उसको बताती भी है कि मेरे मास्टर की वजह से तुम्हारे मास्टर की जान खतरे में है, इसलिए वो लैंसर को यहाँ से जाने देती है ताकि वो अपने मास्टर की जान बचा सके। और इधर पे जाने से पहले लैंसर उसे थैंक यू बोलता है। लेकिन लैंसर के उधर से चले जाने के बाद सेबर को एहसास होने लगता है कि सारा किरीत्सुगु का प्लान था, क्योंकि किरीत्सुगु को पहले से ही पता था कि मेलन अपने सर्वेंट को भेजेगा ब्लू बियर्ड को खत्म करने के लिए और खुद महल के अंदर आएगा, और वो तैयार था महल के अंदर ताकि वो मेलन को खत्म कर सके। और इधर पे हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की किरीत्सुगु से बात करके उसे बता रही होती है कि मैंने एक स्पेशल बुलेट बनाया है। ये एक ऐसे बुलेट है जिनसे ना तो इंसान बच सकते हैं और ना ही कोई मेज। यहाँ तक कि मेज के मैजिक डिफेंस सिस्टम को भी ये बुलेट आराम से डॉज कर सकता है और यहाँ तक कि डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और अगर तुमने इस बुलेट से किसी भी मेज के ऊपर हमला किया तो मेज का मैजिक इस बुलेट को रोक नहीं पाएगा। यहाँ तक कि अगर मेज को गोली लग गई तो वो मेज अपनी बॉडी को जल्दी हील नहीं कर पाएगा। और इन्हीं गोलियों की मदद से यहाँ पे किरीत्सुगु ने मेलन के ऊपर हमला किया था और यहाँ पे मेलन को दूसरी गोली भी लग जाती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे किरीत्सुगु तीसरी गोली से उसको खत्म करने वाला था, तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे लैंसर आ जाता है मेलन की जान बचाने के लिए। वो यहाँ पे किरीत्सुगु को बताने लगता है कि तुम्हें पता तो है ना कि मैं तुम्हारी जान आराम से ले सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ना तो मैं तुम्हें अपने मास्टर को मारने दूंगा और ना ही मैं तुम्हारी जान लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं और सेबर हम दोनों ही नहीं चाहते कि हमारी फाइट इस तरीके से खत्म हो। और याद रखना कि आज की रात केवल तुम इसलिए जिंदा बच गए हो क्योंकि सेबर ने मेरी मदद की थी। और इतना बोलने के बाद लैंसर उधर से चला जाता है मेलन को लेकर के। लेकिन यहाँ पे कीरी जो है वो आयरी को पकड़ लेता है। वो लगातार उससे पूछ रहा होता है कि तुम दोनों मुझ पे हमला करने के लिए आई थी और तुम दोनों बचाना चाहती थी किरीत्सुगु को मुझसे, लेकिन ऐसा क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है किरीत्सुगु के साथ, मुझे बताओ।
लेकिन यहाँ पे आयरी उसको कुछ बता नहीं रही थी। फिर यहाँ पे कीरी उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे ऊपर तो कमांड सील भी नहीं है। मैं समझ गया, यानी कि सेबर का असली मास्टर किरित्सुगु है, तुम नहीं। यानी कि तुम एक वेसल के तौर पे काम कर रही हो, यानी कि जब भी सेबर की कोई फाइट होगी तो तुम जाओगी और वहीं पे दूसरी तरफ किरित्सुगु मास्टर के ऊपर नजर रखेगा। लेकिन तभी वहाँ पे एक असैसिन आकर के यहाँ पे उसको बताने लगती है, यानी कि कीरी को बताने लगती है कि देखो लैंसर इधर से भाग चुका है और जो ब्लू बियर्ड है वो भी यहाँ से जा चुका है, इसलिए हमें भी यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि थोड़ी देर के बाद यहाँ पे सेबर आ जाएगी। और कीरी डिसाइड करता है कि वो यहाँ से चला जाएगा बिना किरित्सुगु से मिले हुए। लेकिन जाने से पहले वो अपने ब्लेड को आयरी के पेट के आर पार कर देता है और फिर इसके बाद इधर से जाने लगता है। लेकिन वो जाते वक्त यही सोच रहा होता है कि क्या सही में ये दोनों लड़कियां किरित्सुगु की जान बचाने के लिए मेरे से लड़ने आई थी, क्योंकि ये बात तो यहाँ पे कीरी को भी अच्छे से पता था कि किरित्सुगु इन दोनों को नहीं बोलेगा कीरी से लड़ने के लिए। और यही बात यहाँ पे कीरी को परेशान कर रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि भला ये दोनों सही में अपनी खुद की मर्जी से लड़ने आई थी। अब यही बातें सोचते हुए कीरी इधर से निकल जाता है। सेबर यहाँ पे आ तो जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि कीरी इधर से जा चुका था और वो अपने आप को इसके लिए कोस भी रही थी। लेकिन बाद में वो यहाँ पे आयरी को बोलती है कि तुम्हें लगातार जगना होगा, नहीं तो तुम्हारी जान जा सकती है। आयरी यहाँ पे पूछती है कि माया कैसी है और वो बताने लगती है कि माया ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तुम्हारे बारे में सोचना होगा क्योंकि तुम्हारा खून बहुत बह चुका है। लेकिन यहाँ पे फिर आयरी बताती है कि मैं ठीक हूँ। और यहाँ पे सेबर ये देख करके हैरान थी कि आयरी का ब्लड रुक गया है और ऊपर से वो ठीक भी हो चुकी है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। तो फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है और हमें पता ये चलता है कि यहाँ पे एक हीलिंग वेपन दिया गया था आयरी को। आयरी यहाँ पे बोलती भी है किरित्सुगु को कि इसे तुम्हें रखना चाहिए, लेकिन वो बोलने लगता है कि नहीं, इसको तुम ही रखो क्योंकि तुम सेबर के साथ रहोगी हमेशा। ये तुम्हारी भी प्रोटेक्शन करेगा और तुम्हारे वोन्स को जल्दी हील कर देगा। यहाँ तक कि अगर सेबर किसी फाइट में जख्मी भी हो जाती है तो उसके वोन्स को भी जल्दी ठीक कर देगा। और यही कारण था कि यहाँ पे आयरी के जितने भी जख्म थे वो ठीक हो चुके थे। इसके बाद वो माया को जाती है ठीक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आयरी के दिमाग में ये बात जरूर थी कि उसे कैसे भी करके अगली बार कीरी को रोकना होगा, क्योंकि कीरी अगली बार कैसे भी करके किरित्सुगु के पास जाके रहेगा। और यहाँ पे वो लगातार यही सोच रही होती है कि अगली बार क्या हो सकता है, क्योंकि इस बार तो वो लोग बच गए हैं, लेकिन अगली बार हो सकता है कीरी इनकी जान ले ही ले।